Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आज डे 4 है और जितने भी इंपॉर्टेंट पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके लगभग हर एक सब्जेक्ट में देखने को मिल सकते हैं सीटेट में या टीचिंग एग्जाम्स में और इम्पॉर्टेंट हैं अगर देखें तो एनईपी है आपका, एनईपी 2020 है। बहुत सारे क्वेश्चंस पिछली बार पूछे गए, अलग अलग एग्जाम्स में एनईपी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एनईपी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद सीसीई है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, आरटीई है, एनसीएफ 2005 है। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए एज अ टीचर भी, और फैक्चुअल क्वेश्चंस भी इनसे आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो गुड इवनिंग भाई, आ जाओ, पहले ज्वाइन कर लो। कल आपकी छुट्टी रही और आज हम मिलेंगे। डे 4 है ये महामैराथन का। महामैराथन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कई दिन से चल रही है, लगभग क्या सारे ही कॉन्सेप्ट्स हमने इन डिटेल डिस्कस किए हैं। स्टार्ट करेंगे आज जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इतने बड़े होते हैं तो जो जो मेन पॉइंट्स हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। एक बार ज्वाइन कर लो, शेयर वेयर कर दो आसपास, जितने भी लोग पढ़ाई करने के मूड में रहते हो। लाओ मैडम और निशा जी को हमने साथ में बिठाया ताकि हमें बोरियत महसूस ना हो, दिखते रहें लोग आसपास जो कुछ कुछ बातें कर रहे हों, हंस रहे हों, जिन्हें देख के हंसने का मन करे, जो जोकर से भी ज्यादा विचित्र हों। मतलब समझ पा रहे हैं ना? ये ऐसे देखिएगा। एक बार स्टार्ट करते हैं, आ जाइए एक बार फटाफट से। इससे पहले एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इस संडे यानी परसों 11 दिसंबर आपका एक ऑफलाइन सेशन है जो कि फ्री है, इसमें एंट्री फ्री है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हमने टीचिंग एग्जाम्स में की हैं जो बाकी लोगों ने भर भर के फॉलो की हैं, कॉपी कह लीजिए आप। बट हाउ डज इट मैटर, इसको हम नेगेटिव नहीं मानते, इसको पॉजिटिव मानते हैं कि अगर कोई इंस्पायर होकर कोई अच्छा काम करे तो अच्छी बात है। अभी फ्री ऑफलाइन क्लासेस भी आपको देखने को मिल रहे हैं, लोग कर रहे हैं। मीटअप्स की शुरुआत हमने की, अगर हम कहें तो, जो टीचिंग एग्जाम्स की अगर बात कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने की हैं। और ये खुशी की भी बात है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है। चाहे वो मैराथन सेशंस की शुरुआत रही हो, दुनिया भर की ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों ने की हैं और फिर बाद में सभी ने उनको अपनाया है। तो ये अच्छी बात है, हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग लोगों को काम आती है और आप लोगों की थोड़ी बहुत मदद होती है। खैर स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या कहानी है। ये आपका एड्रेस है नियर करियरविल टावर, नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, जीटीबी नगर के बाद मॉडल टाउन, उसके बाद आपका आदर्श नगर ही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ आप मिलेंगे परसों 1 बजे से मेरा सेशन आपके साथ होगा। 1 से 4 तक, 5 तक, जितनी भी देर जाएगा। अगर आपके केवीएस से लगे, किसी का कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि मन है बैठ करके डिस्कशन करने का आमने सामने, ये फ्री है सेशन, कहीं पे भी 1 रुपया दे मत दीजिएगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है और मजे से पढ़ेंगे। ईवीएस के नोट्स जितने लोग मांग रहे हैं मंडे मिल पाएंगे, हमारे टाइपिस्ट जी आउट ऑफ स्टेशन है और बट मंडे मिल जाएंगे आपको। इंग्लिश मीडियम के नोट्स ईवीएस के ऑलरेडी दिए हुए हैं, हालांकि वो थोड़े से इंप्रूव्ड वर्जन में मिल जाएंगे आपको। लेकिन अभी जिनका वेस्ट बंगाल टेट है 11 को, इतने वो इंग्लिश वाले नोट्स पढ़ लीजिएगा। और मैथ्स पेडागोजी भी इन बिटवीन है अभी, तो WB टेट वालों के लिए तो नहीं, बट सीटेट के एग्जाम से पहले वो मिल जाएगी। चलिए फिर कहानी शुरू करें। आप लोग ज्वाइन कर चुके हैं अगर, बहुत बढ़िया। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते रहिएगा जैसे जैसे आप आए। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ्स, ये जो नोट्स हैं, जैसे सीडीपी के नोट्स हैं, हिंदी पेडागोजी के नोट्स हैं, इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी दिया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नोट्स एकदम फ्री नोट्स हैं, इनको पढ़िए। जो आपके ये चाइल्ड डेवलपमेंट वाले नोट्स हैं वो हैं कुछ 47 पेज के आसपास, हिंदी और इंग्लिश के 26 पेज 30 पेज ऐसे ऐसे नोट्स हैं, तो उनको आप पढ़िए। आज हम सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि ये नया डॉक्यूमेंट है तो इसको बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है, और इसको पढ़ने से पहले एक बार ये ब्लूम चचा को देखना जरूरी है ना। बी फॉर ब्लूम। तो ब्लूम कह रहे हैं कि 3 चीजें इन्होंने महत्वपूर्ण बताई थी जो यहाँ पर भी महत्वपूर्ण ही रहेंगी। कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लीजिए आराम से, तभी शुरू करेंगे, ठीक है जी। कोई बात नहीं, लिखने वाली एस्पिरेंट हो जाएगा आपका, घबराओ नहीं, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी? बहुत बढ़िया, आपकी नई लर्नर हूं, प्रियंका कह रही हैं। चलिए कहानी शुरू करें। अगर हम कहें तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी है, कैप से आपको याद रखना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी साफ साफ कह रही है कि जो आप 360 डिग्री असेसमेंट की बात कर रहे हो, 360 डिग्री होलिस्टिक यानी सर्वांगीण आकलन की बात कर रहे हो, उसमें जो आपका आकलन है, जो लर्निंग है, उसमें सीएपी कैप मॉडल फॉलो होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आप बच्चे के संज्ञान, हेड, जिसकी बात पेस्टोलॉजी और महात्मा गांधी भी कर रहे थे, यानी बच्चे के संज्ञान, उसकी थिंकिंग स्किल्स, जो भी उसकी ब्रेन पावर्स हैं, अटेंशन, मेमोरी, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग, थिंकिंग, रीजनिंग, जितनी भी चीजें जो दिमाग से होती हैं, बच्चों को ऐसे पढ़ाइए कि उसके दिमाग में भी चीजें सेट हों, दिमाग से भी चीजें वो यूज कर पाए, सोच पाए, समझ पाए। उसके हार्ट यानी इमोशंस, अफेक्टिव डोमेन, ए फॉर
अफेक्टिव डोमेन, कैप लगाने वाली, सी फॉर कॉग्निटिव, ए फॉर अफेक्टिव यानी उसके इमोशन से। ऐसे उदाहरण दीजिए जो उसके जीवन से जुड़े हुए हों, जो ऐसी एक्टिविटीज कराइए जो उसके दिल पे लगे बात, ठीक, मतलब इमोशनली आप उसको कनेक्ट कर पाए। फिर थर्ड चीज है साइकोमोटर, सीएपी कैप यानी गत्यात्मक, ऐसी एक्टिविटीज जिनमें वो फिजिकली इन्वॉल्व हो। तो इन तीनों ही एस्पेक्ट्स को शामिल करने की बात एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 करती है, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो गत्यात्मक पक्ष यानी फिजिकल स्किल्स, अफेक्टिव यानी एटीट्यूड या सेल्फ, कॉग्निटिव यानी मेंटल स्किल्स। अगर पूछा जाए बिहेवियर का डूइंग पक्ष किससे संबंधित है तो आपको पता है साइकोमोटर, और अगर हम पूछें फीलिंग पक्ष किससे संबंधित है आपको पता है अफेक्टिव, और कॉग्निटिव जो है वो आपका थिंकिंग पक्ष से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों से तीन इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। बाकी हम इसके रिगार्ड में जो 6 लेवल्स हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट में वो लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये एनईपी में भी एक महत्वपूर्ण चीज बन जाता है, तो इसको डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? माही कह रही है मार्च में बैच ली थी पेडागोजी स्पेशल में, डिस्काउंट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर आप करियर विल पे कोई भी बैच ले रहे हैं और आप करियर विल के पुराने स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपको नए बैचेस में डिस्काउंट फॉर श्योर मिलेगा। इससे मुझे याद आया केवीएस का एक बैच आया हुआ है, और जिनको सिर्फ पेडागोजी पढ़नी है, पेडागोजी स्पेशल एक बैच आया हुआ है केवीएस के लिए, सिर्फ पेडागोजी का बैच है, बिल्कुल फ्लैट डिस्काउंट पे 800 है, और वो चलेगा 60 मार्क्स 40 मार्क्स जो भी केवीएस में पेडागोजी पूछी जा रही है वो सारी हम वहां करेंगे। और जो कंप्लीट बैच है जिसमें बाकी के 10 टीचर्स हैं वो ये आपके सामने हैं। तो एडमिशन अभी ओपन है, आप देख करके डेमो लेक्चर्स, और अभी डेमो लेक्चर्स आपको यहाँ यूट्यूब पे भी एक क्लास मिल जाएगी। आप पूरे जहां पर भी आप देखना चाहते हैं आसपास जितने भी टीचर्स हैं सबको देख लीजिए, आपको पता लगेगा जब आप डेमो भी लेंगे, या वैसे भी अगर किसी से आसपास फीडबैक लेंगे, किसी ने पढ़ा होगा कि टीचर्स जो हैं वो बेस्ट टीचर्स हैं जो भी अभी ऑफलाइन ऑनलाइन सब जगह सालों से पढ़ा रहे हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई 31 मई 2019 को। तो इसके जो चेयरपर्सन हैं वो कौन है? डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। कमेटी ने इसको बनाया। एमएचआरडी का नाम बदल करके, जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, उसको शिक्षा मंत्रालय रीनेम कर दिया गया, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री इसका नाम हो गया। ठीक, ये बेसिक बातें हैं। पहले शिक्षा मंत्रालय होता था, फिर एमएचआरडी किया था, अब फिर से एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। इसमें एक नया फॉर्मेट जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ, 5+3+3+4। पहले क्या होता था? 10+2+3 यानी 10वीं 10 साल, फिर 2 साल आपका 11वीं 12वीं सीनियर सेकेंडरी, और सेकेंडरी 10वीं था, और आपका ग्रेजुएशन जो है वो 3 साल। ये था पैटर्न। अभी क्या क्या है? 5+3+3+4 या 10+2 स्कूल एजुकेशन अगर थी तो अभी उसको 5+3+3+4, 534 एक ट्रिक है इसकी जिससे आपको ये याद रहेगा। बस 534 में करना क्या है? 3 का स्क्वायर कर देना है, यानी 3 जो है वो 2 बार है ना। पहले 5 साल शुरुआत के फाउंडेशनल पीरियड है आपका, बिल्कुल जहां पे बुनियाद बनाई जाएगी। फिर आपका 3 साल प्रेपरेटरी, फिर आपका मीडियम, और इसका कुछ तो इन्होंने नाम रखा हुआ है, और फिर उसके बाद आपका 3 साल आपके, और 4 है आपका सेकेंडरी। तो ये है कुछ 5+3+3+4 का मॉडल जो एनईपी ने इंट्रोड्यूस किया है। 534 से याद रखना है, स्क्वायर लगा देना है, यानी 2 बार 3 है। यहाँ पे ये मिडल ही बोला है इसको, चलिए ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये है 5 साल की जो एजुकेशन है 3 से 8 वर्ष तक। पहले क्या होता था? छठी बोल रही हूँ, 6 साल से 6 ईयर से फर्स्ट क्लास में बच्चा एडमिशन लेगा, और तब से हम काउंट करते थे। यहां पर क्या है? अभी ये कहा गया है कि जो प्री प्राइमरी वाले बच्चे हैं उनको 3 साल से ही, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन वाले बच्चे हैं उन्हीं को इंक्लूड कर लो सीधा। तो शुरुआत के 5 साल यानी 3 साल से 8 साल की उम्र जो है फाउंडेशनल पीरियड, मूलभूत चरण, यहाँ बेसिक लिटरेसी सिखाई जाएगी, खेलने कूदने में रहेंगे बेसिकली। फिर 3 साल हैं आपके 8 से 11 वर्ष का बच्चा प्रेपरेटरी स्टेज में है, वो बेसिक अब जाकर के वो न्यूमरेसी स्किल्स सीखेगा, वहां खेलेगा कूदेगा। और 3 साल उसके बाद 11 से 14 वर्ष मिडिल स्टेज हो गई आपकी। फिर आता है जिसमें आप बच्चा जो है वो 6, 7, 8 वगैरह करेगा। फिर 14 से 18 वर्ष सेकेंडरी स्टेज आ जाती है, और इसमें भी 6th ग्रेड से ही बच्चे को हम कोडिंग, वोकेशनल एजुकेशन, दुनिया भर की चीजें कराने की बात कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे 4 चरण हैं। 5 साल जिसको फाउंडेशनल पीरियड कह रहे हैं कि बेसिक फाउंडेशनल स्किल्स आ जाएं, उसमें बेसिक खेलना कूदना, थोड़ा डेवलपमेंट उसका हो जाए। फिर 8 से 11 वर्ष की अवस्था है, न्यूमरेसी स्किल्स आ जाएं। फिर 8 से 11 में आपका प्राइमरी एजुकेशन वो लेना शुरू कर दे। फिर 11 से 14 है मिडिल स्टेज, फिर सेकेंडरी स्टेज आ जाती है। FPMS इसको हम मान के चल रहे हैं। इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, मैं करा चुकी हूँ इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे 2 वीडियो, 3 है बट 2 तो प्रॉपर जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस हिसाब से भी कराई है।
इस बार खूब क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग सब्जेक्ट में भी। अगर हम एनईपी की बात करें, पोल दे देंगी मैडम अगर नींद ना आई हो तो प्लीज। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने कौन से पैटर्न में बदलाव लाया है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो आपको 534 वाली वो ट्रिक याद रखनी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 3 का स्क्वायर कर देना है, ठीक। तो इसमें आंसर क्या सही होगा फटाफट से आप कमेंट करके बताएंगे। इतने में ये लिख देती हूँ ताकि आपको बार बार ये चीज याद रहे भाई। 5 + 3 + 3 + 4 FPMS फाउंडेशनल पीरियड 5 साल का, प्रेपरेटरी स्टेज 3 साल की, मिडिल स्टेज 3 साल की और सेकेंडरी स्टेज 4 साल की, ठीक है। ये चारों के नाम FPMS के थ्रू ही याद रखने हैं। ए ऑप्शन एकदम सही है, आप लोग कह रहे हैं इसको अपनी मर्जी से 4 को 2 + 2, ये मैथ्स नहीं चल रहा कि हम अपनी मर्जी से लिख दें, है ना। 5 को 2 + 3 लिख दें, ऐसा नहीं चलेगा। 5 + 3 + 3 + 4 जब तक ये ऑप्शन में है तब तक कोई और ऑप्शन हमें चूज करने की आवश्यकता नहीं है। 96% लोग आंसर सही दे रहे हैं, मतलब इसमें भी लोग हैं जो गड़बड़ कर रहे हैं आंसर में, मतलब इसमें भी 4% लोग हैं जिनको सही उत्तर देने में समस्या हुई। तो ए ऑप्शन इज दी राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और समझेंगे। अब आप सो सकती हैं फिर से, देखिएगा। तो ये पुराने जमाने की बात है, एक समय पे क्या होता था, एजुकेशन ऐसे वर्क करती थी। 10 साल + 2 साल, यानी 6 साल की उम्र में पहली क्लास में बच्चा जाता था, मतलब अभी भी यही है बट अब चेंजेस आ जाएंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से। 10 साल की उम्र में, मतलब 10 साल की एजुकेशन है, 6 साल की उम्र में बच्चा कक्षा 1 में जाएगा, और अगर हम बात कर रहे हैं 16 साल तक 10वीं उसकी हो जाएगी। फिर उसके बाद 2 साल थे, 2 साल कौन से हैं ये, 11वीं और 12वीं के, 16 से 18 वर्ष। इसको परिवर्तन, जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन आ जाएगा। 10 + 2 से काम अभी नहीं चलेगा। ये था 10 + 2 एग्जिस्टिंग स्कीम जो हमारी चल रही है अभी तक। अब जब ये लागू हो जाएगी पूरी तरीके से तो एकेडमिक स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा। FPMS आप देख पा रहे हैं, 3 साल शुरुआत के आंगनबाड़ी वाला टाइम, फिर 2 साल जो है आपके 6 से 8 वर्ष यानी क्लास 1 और 2, यानी ये 5 साल जो है शुरुआत के, इनको 2 तरीके से तोड़ा हुआ है। 3 साल है आंगनबाड़ी के, 2 साल है फिर आपके बेसिक क्लास 1 और 2 के, ठीक है। फाउंडेशनल पीरियड में मल्टी लेवल एजुकेशन, प्ले एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी। प्रेपरेटरी स्टेज में जाकर के बच्चा थोड़ा एक्टिविटी के थ्रू स्किल्स वगैरह डेवलप करेगा, न्यूमरसी स्किल्स एंड ऑल। फिर मिडिल स्टेज में तो साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स वगैरह पढ़ेगा 6th क्लास में, और सेकेंडरी स्टेज में अगेन क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑल पे बहुत ज्यादा जोर दिया है इन्होंने, और ये एक बार आप देख पाएंगे। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। अगर इसको हम ऐसे देखना चाहें कि जो हमने शुरुआत के 5 साल लगाए हैं, उन 5 साल में 3 साल आंगनबाड़ी के हैं या प्ले वे के हैं, फिर 2 साल कक्षा 1 और 2 के हैं, तो इसमें मल्टी लेवल प्ले एक्टिविटी होगी। फिर जो उसके बाद के 3 साल हैं उसमें बच्चा डिस्कवरी मेथड एंड ऑल का इंटरेक्ट करके न्यूमरेसी स्किल्स वगैरह आप सिखाएंगे। फिर आएंगे इस पर मिडिल स्कूल पर एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस किया है, यानी अनुभवात्मक अधिगम पर फोकस किया है, बच्चों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस हम दे पाए। सेकेंडरी स्टेज में जो वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात की है, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज को अलग अलग बांटने की जगह पूल ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें से चूज करने का अधिकार बच्चे के पास आ जाएगा। 6th क्लास से ही कोडिंग और वोकेशनल एजुकेशन, इंटर्नशिप वगैरह पे फोकस किया जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन बहुत आया कि जो असेसमेंट है, असेसमेंट मतलब आकलन, कि बच्चा सीख कैसे रहा है, इसका पता करने के लिए इन्होंने एक तरह की असेसमेंट पॉलिसी की बात की, वो है 360 डिग्री असेसमेंट, यानी 360 डिग्री असेसमेंट, यानी बच्चे को चहुमुखी रूप से चारों तरफ से असेस करना है, आकलन करना है, यानी बच्चा खुद का भी आकलन करे, सेल्फ असेसमेंट यानी स्वयं आकलन, यानी वो अगर कोई काम आपने उससे कराया और आप उससे पूछे बेटा तुम खुद को कितना नंबर देते हो, वो कहेगा मैं 10 में से 8 दूंगा अगर ईमानदारी से बताऊं, यानी वो खुद का ही आकलन कर पाए। या कोई काम वो करके लाया और उसको बोले एक बार तुम देखो इसको कि तुम्हें क्या लगता है इसमें कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ये हुआ सेल्फ असेसमेंट कि बच्चा खुद का आकलन खुद कर सके। तो एक पार्ट तो इसमें ये हुआ। दूसरा 360 डिग्री असेसमेंट में क्या है, पीयर असेसमेंट। पीयर मतलब सहपाठी आकलन, यानी जो बच्चे के दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, वो भी उसका आकलन कर पाए। आप कहें एक दूसरे को अच्छा बेटा अपनी नोटबुक, ए बच्चा अपनी नोटबुक बी बच्चे को दे और बी बच्चा ए बच्चे की नोटबुक चेक करे। अब क्या होगा, एक दूसरे का आकलन करेंगे तो उनकी जो असेस करने की क्षमता है वो भी बेहतर होगी, फीडबैक दे पाएंगे। और तीसरा पार्ट है इसमें टीचर असेसमेंट, यानी शिक्षक आकलन। तो शिक्षक क्या है इसमें, वो आकलन करेंगे कि आप कहां सुधार की आवश्यकता है, क्या फीडबैक दिया जा सकता है। तो 360 डिग्री का मतलब है होलिस्टिक, यानी सर्वांगीण रूप में आकलन। ऐसा नहीं है पेन पेपर टेस्ट लिया और बस नंबर दे दिए बात खत्म,
इसमें बच्चे ग्रुप में एक्टिविटी कर रहे हैं, एक दूसरे का आकलन कर रहे हैं, बच्चा स्वयं का आकलन कर रहा है, टीचर भी उसमें इन्वॉल्व है। तो बच्चे और टीचर दोनों का रोल होना चाहिए, तब जाकर के शिक्षा कंप्लीट हो पाएगी, चाहे वो एजुकेशन हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो या आकलन की प्रोसेस हो। ठीक है, कि हम टेस्ट भी अगर कर रहे हैं तो उसमें भी टीचर का भी रोल है, बच्चे का भी रोल है, पीयर असेसमेंट का भी रोल है। हर किसी को एक तरह से ग्रेड की तरह हम काउंट करेंगे। इन्होंने असेसमेंट में रिफॉर्म लाने के लिए एक चीज की, उसका नाम है परख नाम का एक पूरा प्रोसेस डेवलप किया। परख में PARAKH अपने आप में हर किसी का एक मीनिंग है। P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये जो परख बॉडी बनाई गई एक तरह से असेसमेंट रिफॉर्म्स में, और इसमें बात हुई कि बच्चों को 21वीं शताब्दी के जो कौशल हैं, 21st सेंचुरी स्किल्स, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, डिजिटल लिटरेसी है, ये सब जरूरी चीजें हैं आज की डेट में, क्योंकि इंफॉर्मेशन का युग है। आप ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी बताया और मान लिया, आपको उसकी समालोचनात्मक चिंतन उसका करना पड़ेगा, डिजिटली लिटरेट होना पड़ेगा, कोऑपरेशन एंड ऑल, ये सारी चीजें 21वीं सदी के कौशलों में आती हैं। अभी पढ़ेंगे कि 21वीं सदी के कौशल होते क्या हैं। ठीक है, अगर हम बात करें परख की, तो आपको पता है इसमें कितने लेटर्स हैं? 6। ठीक, तो इस परख में P फॉर क्या है? परफॉर्मेंस कैसी है बच्चे की, इसका आकलन, परफॉर्मेंस असेसमेंट, फिर रिव्यू करेंगे, उस चीज पर प्रकाश डालेंगे, फिर एनालिसिस करेंगे, उस चीज का आकलन करेंगे, फेल हुए तो क्यों हुए, कहीं प्रॉब्लम है तो क्या है, फिर नॉलेज को टेस्ट करेंगे, किस चीज के लिए? फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, H फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो एक बार खुद से आंख बंद करके ये बोल करके देखिए, PARAKH। ठीक, एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं यहां, क्योंकि पेपर में दिमाग में चीजें टिकनी चाहिए। इस बार एग्जाम वैसे भी कॉन्सेप्चुअल है, PA मतलब ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है पहले से, परख। ठीक है, तो P फॉर परफॉर्मेंस, A फॉर क्या होगा बताओ फटाफट से? असेसमेंट, R फॉर रिव्यू, A फॉर एनालिसिस, K फॉर नॉलेज, फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये हुआ परख का फुल फॉर्म, पता होना चाहिए। चाहे आप D++ में बैठने जाएं, KVS में बैठने जाएं, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, ये चीजें पढ़ के ही जानी है। पेडागोजिकल ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो NEP हो, RTE हो, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, CCE हो, NCF हो, ये सब पढ़ने हैं। अगेन ये बात मैं आपको शुरुआत में ही बता चुकी हूं कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की बात की है। होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या है? यानी बच्चे का जो रिजल्ट बने, जो कार्ड बने, वो रिजल्ट होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड कहलाएगा। यानी 360 डिग्री असेसमेंट उसमें हुआ है, यानी सर्वांगीण रूप से बढ़ते क्रम में प्रगतिशील एक कार्ड बनेगा, जिसमें CAP कैप यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का ध्यान रखा जाएगा। बच्चे के संज्ञान, उसके इमोशंस, उसके साइकोमोटर एबिलिटीज, यानी वो स्पोर्ट्स में अच्छा है कि नहीं, साइकोमोटर में आ गया, वो इमोशनली किन चीजों में, क्रिएटिविटी से लेकर के और किन चीजों में, कोऑपरेशन, लीडरशिप स्किल किन चीजों में अच्छा है, कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें कि इन सब्जेक्ट्स में अच्छा है। तो लगभग हर एक एस्पेक्ट में हम उसको ग्रेड कर रहे हैं या फिर उसके लर्निंग पे फोकस कर रहे हैं। तो संज्ञानात्मक, सांवेगिक और गत्यात्मक पक्ष, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स को ध्यान में रखे एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड बनेगा। इसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी, तब जाकर के हम 360 डिग्री असेसमेंट को अचीव कर पाएंगे। बात सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या कहता है ये? 21st सेंचुरी स्किल्स। तो मेजर जो 12 स्किल्स हैं जिनको हम काउंट करते हैं CBSE दृष्टि से, और वैसे तो सैकड़ों स्किल्स आपको मिल जाएंगी अगर आप जाएंगे देखने। ठीक है ना, चलिए समझते हैं फटाफट से, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अगर आप भूल गए हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं अभी जो हम पढ़ने वाले हैं। ये ऐसी चीजें जितनी बार आप पढ़ेंगे, ये हम कई बार कर भी चुके हैं, लेकिन जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार बेहतर, ये इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है, कितने लोग अभी हम जुड़े हुए हैं? 23,000 लोग। लाइक किया है सिर्फ 10,000 लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्रिटिकल स्किल्स हैं, जो 12 क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, कैसे हैं, क्या कहानी है, उस पर हम अभी आएंगे। चले, ये 12 स्किल्स हैं, 12 कौशल हैं ये आपके, जो महत्वपूर्ण हैं भयंकर रूप से। ठीक है बात या नहीं है? देखिए, अगर हम बात करें, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है फ्रॉम पूर्णिया बिहार, मैम सेट लगाता हूं आप पे तो ऐप पे, तो SST और हिंदी का क्वेश्चन बनता नहीं है। अरुण सर को बोलिए कि अब क्वेश्चन कराएं, मुझे 130+ लाना है। गरीब, क्या नाम है आपका? गरीब नवाज। तो नवाज, इसमें बिल्कुल आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए, बोल देंगे कोई बात नहीं। देखिएगा, 21st सेंचुरी स्किल्स, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के एनालाइज करते रहना है। इस बार क्वेश्चंस थोड़े से हटके थे हिंदी में और
एसएसटी का तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। तो 21वीं सदी के जो कौशल हैं, जिनमें से हम 12 कौशल को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान रहे हैं, तो इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन, हम एक बात के लगभग हर पहलू को जांच पाएं, बस मान ना ले। किसी ने कहा 2000 के नोट में चिप है, हमने मान ली। कोई और अफवाह उड़ी फलानी वैकेंसी तब आ रही है, हमने मान लिया। अब वो आई 2 साल बाद, लेकिन हम तो मान के बैठे हुए हैं, उस हिसाब से हमने डिसीजन ले लिए। अगर कोई वेबसाइट है लेट्स लर्न के नाम से कोर्स बेच रही है, जाके खरीद लिया आंख बंद करके, ये भी नहीं देखा कि वेरीफाइड है नहीं है। जो चैनल है इतने सारे, अगर कोई इन्फॉर्मेशन टेढ़ी मेढ़ी दे रहा है तो वो ऑथेंटिक चीज है कि नहीं है। मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का प्रयोग हम नहीं कर पाते, लेकिन बच्चों में हमें ये चीज डेवलप करनी है कि हम लगभग हर पक्ष में, ऑल एस्पेक्ट्स में चीजों को देख पाएं, फैक्ट और ओपिनियन के बीच अंतर को जान पाएं। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। यानी आप जितनी भी आपकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं उनका प्रयोग करके हर एक पक्ष में चीजों को समझ पाएं, रिफ्लेक्ट कर पाएं, कंट्रोल कर पाएं, मैनेज कर पाएं, अवेयर हो, डेटा हो आपके पास, उसके आधार पर फैक्ट्स को आप जान पाएं और एनालाइज कर पाएं। कोलैबोरेशन यानी सहयोग के माध्यम से सीख पाएं, एक दूसरे के साथ बच्चे ग्रुप लर्निंग करें, क्योंकि बच्चे जब ग्रुप में होते हैं तो बेहतर सीखते हैं, सहयोग करके बेहतर सीखते हैं। टीम स्किल्स जो है डेवलप होती है उनकी, लीडरशिप स्किल्स उनकी डेवलप होती हैं, स्पोर्ट्समैनशिप या स्पोर्ट्स पर्सन की जो एबिलिटी है वो उनके अंदर डेवलप होती है, टॉलरेंस आती है जब ग्रुप में काम करते हैं, एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे। इंफॉर्मेशन लिटरेसी यानी आज की डेट में जो बेसिक जितनी भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसका प्रयोग करके हम लिटरेट हो पाए इंफॉर्मेशन के संबंध में। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी, भाई इतनी बेसिक टेक्नोलॉजी हमें यूज करनी आनी चाहिए। डिजिटल लिटरेसी भी इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर चलाना है, कुछ और ऐसे काम है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वो सब कर पाए। इनिशिएटिव लेना हर किसी के बस का नहीं होता, इनिशिएट करना, चीजों को कुछ नया शुरुआत करना। अगर आप एरिक एरिक्सन की थियरी में देखेंगे तो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट की एक स्टेज आती है, तो बच्चा इनिशिएट करे, इस चीज के लिए हम उसको बढ़ावा दें, गिल्ट ना है उसमें। सोशल स्किल्स बच्चे की डेवलप हो, कैसे ग्रुप में काम करना है, कैसे समाज के प्रति आगे बढ़ाना है। लर्निंग एक सोशल क्या है, प्रोसेस है, कैसे सब साथ में मिलकर के आएंगे, कोऑपरेट करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, डिसीजन लेंगे। क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ावा देना है, कुछ नया करने पे बल हो, कुछ नया सोचने पे हम जोर दे पाए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इस बात को समझने में। कम्युनिकेट करना अपने आप में, कम्युनिकेशन क्या है, एक स्किल है, और आज के दौर में अपनी बात को ढंग से कह पाना अपने आप में बहुत बड़ी स्किल है। तो कम्युनिकेशन भी एक ऐसी स्किल है जो जरूरी है ना। संप्रेषण का कौशल, तनिष्क कह रहे हैं मैम संडे को सीट मिल जाएगी ना, मैं बिहार से दिल्ली आ गया हूं, बट आपका एक ऑफलाइन क्लास देखा था, बहुत ज्यादा ही स्टूडेंट्स थे। तनिष्क मेरे ख्याल में मिल जानी चाहिए, क्योंकि हमने बहुत कम टाइम पहले ही बताया, कल या परसों ही आपको इन्फॉर्म किया इस चीज के बारे में। तो बाकी तो अरे कर लेंगे यार मैनेज, क्या दिक्कत है, खड़े होके बैठ के जैसे होगा मैनेज कर लेंगे, थोड़ा पहले आ जाना और क्या है। देखिएगा अगर हम बात करें, बहुत बढ़िया, मिलेंगे परसों। फिर आता है मीडिया लिटरेसी, यानी मीडिया के भी इतने सारे साधन है आज की डेट में, उनके बारे में आप लिटरेट हो। लीडरशिप स्किल्स आपके अंदर डेवलप हो, एक दिशा दे पाए आप औरों को भी, खुद को भी। प्रोडक्टिविटी, कैसे आप समय को सही तरीके से यूज कर पाए, चीजें जो करना चाहते हैं वो कर पाए। डांस भी कर लो तुम बैठे बैठे। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी हम रिजिड ना हो, हमारे अंदर चेंज होने की क्षमता हो, जब समय बदलता है तो हम भी बदल पाए। तो ये चेंज वाली जो एबिलिटी है, यही फ्लेक्सिबिलिटी है यहाँ। तो ये 12 स्किल्स हैं जिनको हम क्रिटिकल थिंकिंग, 21st सेंचुरी स्किल्स कह रहे हैं, कि 21वीं शताब्दी के कौशल हैं जो जरूरी है कि हम स्कूल्स में बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से सिखाएं। चाहे उनको हम ट्रिप पे ले जाके सिखा रहे हैं, कुछ चीजें एक्टिविटीज अलग अलग करवा रहे हैं तब सिखा रहे हैं, एंड ऑल। ठीक। रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट टू एनहेंस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, जो करिकुलम है उसको थोड़ा सा घटा दें, ऐसा ना हो बच्चे से भारी बस्ता हो। एक रिपोर्ट आई थी 1992-93 में, लर्निंग विदाउट बर्डन की, यानी बोझ ना बन जाए अधिगम बच्चे पे। तो इसेंशियल लर्निंग और क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करके करिकुलम का लोड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना, उसको कम करना है, रिडक्शन करना है उसमें पाठ्यचर्या में। और करिकुलम क्या है, करिकुलम में सब कुछ आता है स्कूल में, जो पैर रखने से लेकर के, कदम रखने से लेकर बाहर निकलने तक करिकुलम सब कुछ है। पाठ्यचर्या करिकुलम का एक हिस्सा होता है, सिलेबस, पाठ्यक्रम। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं। जेंडर इंक्लूजन फंड हो, कि भाई हम जेंडर पैरिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर हम स्पेशली फीमेल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा हम एफर्ट्स डाल पाए। ठीक। केजीबीवी जो आपकी कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालय है, उनको ग्रेड 12 तक हम इन्वॉल्व कर पाए। रिडक्शन इन दी करिकुलम टू कोर कॉन्सेप्ट्स, ये ध्यान रखनी है ये लाइन, कि जो करिकुलम में रिडक्शन है, कमी है पाठ्यचर्या में, वो कोर कॉन्सेप्ट्स, यानी जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम सिखा पाए। बाकी हम रिड्यूस कर दें करिकुलम को, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, लेंथी नहीं होना चाहिए करिकुलम, यानी पाठ्यचर्या आपकी। करिकुलम और पेडागोजी जो है स्कूल्स में, वो लर्निंग कैसी होनी चाहिए, होलिस्टिक होनी चाहिए।
ये वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा। सर्वांगीण यानी लगभग हर एक पक्ष को इंक्लूड करे, इंटीग्रेटेड हो, एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ हो, एंजॉयबल हो यानी बच्चे आनंद ले पाए, और एंगेजिंग यानी वो बच्चे क्या है, एक्सप्लोर कर रहे हो, इन्वॉल्व हो, उनका मन लगा रहे लर्निंग में। बात तो ठीक है। रिकॉग्नाइज कर पाए, आइडेंटिफाई कर पाए, फोस्टर कर पाए हम हर एक बच्चे की यूनिक कैपेबिलिटी को। हर एक बच्चा क्या है, विशिष्ट है, अपने आप में कुछ यूनिक रखता है तनिष्क, तो हम उस चीज का ध्यान रख पाए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द लोकल कॉन्टेक्स्ट, यानी जिस संदर्भ से, जिस लोकल कॉन्टेक्स्ट से बच्चा आ रहा है, जिस परिवेश से बच्चा आ रहा है, उसका भी हम ध्यान रख पाए, उसके सांस्कृतिक पक्ष का भी हम ध्यान रख पाए, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष का। और डाइवर्सिटी यानी सारे बच्चे एक जैसे नहीं होंगे, क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होंगे, इन चीजों को हम समझ पाए। इक्विटी एंड इंक्लूजन, अभी हम इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ेंगे, 5 नंबर का टॉपिक है। तो इंक्लूजन का यानी समावेशन का हम ध्यान रखें, हर तरह के बच्चे को, चाहे वो गिफ्टेड है, नॉर्मल है, एवरेज है, या मंद बुद्धि है, या कोई टैलेंटेड बच्चा है, क्रिएटिव है, ब्लाइंड बच्चा है, कोई और समस्या है, हर तरह के बच्चे को हम क्लास में बिठा करके सिखा पाए। इक्विटी यानी समता का प्रयोग कर पाए, उसकी नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशनल एक्टिविटीज को डिजाइन कर पाए। अब आती है जेंडर आइडेंटिटीज को हम ध्यान में रखें, सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज को हम ध्यान में रखें, किसी को नीचा और ऊंचा ना दिखाएं, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज, कौन किस ज्योग्राफी से आ रहा है, तो हर एक बच्चे को इंक्लूड करना है, उसके जो भी क्षमताएं वो लेकर के आए परिवेश से अपने। डिसेबिलिटीज को हम इंक्लूड कर पाए, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का ध्यान रख पाए बच्चों की, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स बनाए जाएं जो स्पेशली काम करें उन लोगों के लिए जो सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज हैं, यानी वंचित हैं सामाजिक और आर्थिक रूप से। इसको नोट कर लीजिएगा, SCDGs, ये सब मैंने नोट्स में आपको दिया है, अगर नोट नहीं भी कर रहे हैं तो ध्यान जरूर रखेंगे इस चीज का। अगर लैंग्वेज के विषय में हम बात कर रहे हैं तो NEP आपको कह रही है कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को फ्लेक्सिबली यूज करना है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था कि 3 भाषाएं प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई जाएं, जिसमें से पहली भाषा मातृभाषा होनी चाहिए, दूसरी भाषा, अगर मातृभाषा हिंदी नहीं है तो दूसरी भाषा हिंदी होगी, तीसरी भाषा कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, इंग्लिश हो जाएगी। तो ये एक बेसिक बात हुई। नो लैंग्वेज इज बीइंग इम्पोज्ड, इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। किसी भी भाषा को आप थोप नहीं सकते बच्चे पे, अप्लाई नहीं कर सकते, इम्पोज नहीं कर सकते, उसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, अपनी चॉइस से वो लैंग्वेज पढ़ पाए। मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज टिल ग्रेड 5, कक्षा 5 तक जो क्षेत्रीय और मातृ भाषा है उसकी, जो घर में यूज करता है, होम लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है, उसका आप प्रयोग उसको करने देंगे। बच्चे की मातृभाषा को डिस्करेज यानी हतोत्साहित नहीं करना होता। फिर आती है संस्कृत एज एन ऑप्शन एट ऑल लेवल्स, यानी बेसिकली जो आपकी इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको एक ऑप्शनल की तरह रखने देना है स्कूल्स में। संस्कृत क्या है, एक ऑप्शनल की तरह होनी चाहिए बच्चे के पास, वो जिस लेवल पे पढ़ना चाहे, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में। जितनी भी सांस्कृतिक भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनको आप एक ऑप्शनल या एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में रख पाएंगे। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को यूज करना है। मल्टीलिंगुअल कंट्री है तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि बहुभाषिता का प्रयोग कर पाए, यानी जो NCF कहता था उसी बात को बढ़ावा दिया है कि मल्टीपल भाषाएं देश भर में चलती हैं। हम कहते हैं कि कोस कोस पे पानी बदले 3 कोस पे वाणी, तो जो भाषाओं का जो चेंज है या बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है लैंग्वेज को लेकर के इंडिया में, उसको हम ध्यान रख पाए और एक क्लास में मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले पढ़ने वाले बच्चे हों। ISL को बढ़ावा देना यानी इंडियन साइन लैंग्वेज को हमें प्रमोट करना है, ये एक बेसिक सी बात है। तो लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में, लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें हैं। अब आते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन पे। ये थी NEP के मेन मुद्दे। हालांकि मैंने अलग से एक सेशन बनाया हुआ है, 2 सेशन इवन NEP पे, और एक पुराना है 3। अब इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि जो भी इनके मेन पॉइंट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। इस टाइम पर, पेपर के टाइम पे सारी चीजें रिवाइज हो जानी चाहिए। स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो आप कम कर लीजिएगा अगर आपको लगे कि समझने में तकलीफ हो रही है तो, है ना। तकलीफ समझते हैं। भर भर के शुगर होता है इसमें। मंगाओ मंगाओ। निशा कॉफी ऑर्डर करने के मूड में है। खाना प्लेट लगवा दें तुम्हारी। शांतनु क्या कह रहे हैं, आई एम फैन मैम। बाय द वे मैराथन क्लास में CTET मॉडल पेपर भी कराइएगा, एग्जाम से पहले कुछ क्रिएटिव हो जाएगा। अरे बिल्कुल कर लेंगे शांतनु, क्वेश्चंस कराएंगे यार, अभी तो डोंट वरी, कराएंगे मॉडल भी करा देंगे। देखिएगा, अगर हम बात करें समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन, 5 नंबर का टॉपिक है आपके CTET में, और लगभग हर एक एग्जाम में जहां पे भी टीचिंग एग्जाम की बात हो रही है इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन आता ही है। समावेशी का अगर जो वर्ड है इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करने से बना है, सबको इंक्लूड करना है, एजुकेशन फॉर ऑल।
एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा। ये बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, पूरे एग्जाम में आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा। भाई जैसे मदर नेचर जो हमारी प्रकृति है, जिसको हम माता के रूप में देख रहे हैं, वो सबको इंक्लूड करके रखे हुए है। यानी हवा चल रही है तो सबके लिए समान है। अगर दो लोग खड़े हैं तो ऐसा नहीं किसी एक को ही हवा लगेगी दूसरे वाले को नहीं लगेगी, है ना। तो हवा चल रही है सबके लिए समान है, धूप निकली है सबके लिए समान है, बारिश होगी सबके लिए होगी, है ना। और मतलब जो भी आसपास की चीजें हैं वो सारी प्रकृति ने सारी चीजें, जो जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, वॉट एवर, वो सब सबके लिए है। तो उसी तरह से एजुकेशन भी सबके लिए होनी चाहिए। जब मदर नेचर हमारे अंदर, अगर आप एक गरीब व्यक्ति हैं, अगर आप एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं, अगर आपके पैर में कुछ दिक्कत है, आप चल नहीं पाते हैं, आपके ब्रेन में कुछ दिक्कत है, या आप बहुत गिफ्टेड व्यक्ति हैं दिमाग से, अगर सारे के सारे तरह के लोग कहीं पे खड़े हुए हैं और बारिश हो रही है तो सब पे होगी। तो मदर नेचर जब हमें एक सिंगल एंटिटी की तरह रखती है या इंक्लूड करके रखती है, तो हम एज ह्यूमंस सेपरेट क्यों कर रहे हैं एक दूसरे को? इस चीज पे, इस प्रिंसिपल पर आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसी बात को इक्विटी कहते हैं। यानी हमारे अंदर जो भी अंतर हैं या जो भी जरूरतें हैं, उन सबकी जरूरतों का ध्यान रखना, उनकी नीड्स को ध्यान में रख के सबको एक साथ लेकर के चलना समता कहलाती है ये, है ना। तो इक्विटी एंड इक्वालिटी के प्रिंसिपल पर, समता और समानता के प्रिंसिपल पर ये आधारित है। समता क्या है? समता है नीड के अकॉर्डिंग। अगर किसी की हाइट है 4 फीट और किसी की हाइट है 6 फीट, तो इक्वालिटी, अगर आप कोई गेम देखने गए हैं, कहीं पे खड़े हुए हैं, कुछ देखना है आपको, तो दोनों को अगर एक साथ एक जैसा स्टूल दे देंगे आप बराबर हाइट का, मैंने फोटो भी दिखाई है पहले आपको, तो ये इक्वालिटी हो जाएगी। बट क्या हमेशा इक्वालिटी से काम चलता है? नहीं। कई बार आपको उस व्यक्ति को जो ऑलरेडी नीचे है या कोई और समस्या का सामना कर रहा है, उसको ऊपर लाना होता है, तब जाके इक्वालिटी की बात होगी। तो इक्विटी क्या है? नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है किसी की हाइट कम है, तो उसको थोड़ा आप हाइट वाला एक सीढ़ी देंगे जो ज्यादा हाइट रखती होगी 6 फीट वाले व्यक्ति से। इसी के आधार पर रिजर्वेशन, अगर हम देख रहे हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में और भी बहुत सारी चीजों में दिए जाते हैं कि हम जॉब्स में रिजर्वेशन दे रहे हैं, सीटेट में भी हम एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं जो लोग ब्लाइंड हैं या किसी को कोई भी एक डिसेबिलिटी है तो उन लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इक्विटी का ध्यान रख रहे हैं। तो समता यानी एज पर नीड, समता को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी और इक्विटी के प्रिंसिपल पर आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन आधारित है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी अगर है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है उससे विकास? ठीक। फिरदौस क्या कह रहे हैं? संडे को तो आप बिजी रहेंगे ऑफलाइन क्लास में, तो निशा मैडम को छुट्टी दे दीजिए हमारे। हाँ 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 फिरदौस, कुछ काम वाम कर लो यार, क्यों फालतू ब्लॉक होने के काम करते हो। देखो एक बार, निशा मैडम भी बिजी रहेंगी, इनको वहीं बुला लेंगे। ठीक। इक्विटी यानी समता और इक्वालिटी के प्रिंसिपल पे आधारित है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन कहती है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बच्चों की जरूरतों के आधार पर शिक्षा, यानी एक बच्चा, हर तरह का बच्चा इंक्लूडेड है। एजुकेशन फॉर ऑल है। कहा जाता है कि पृथकीकरण या अलगाव प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है, यानी सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। यानी अलग थलग नहीं करना है बच्चे को कि अच्छा तुम्हें दिखाई नहीं देता है, तुम उन बच्चों के साथ बैठो। 5 बच्चे जिनको दिखाई देने में समस्या है उनको अलग रखेंगे, 5 बच्चे जिनको चलने में समस्या है उनको अलग रखेंगे, ब्लाइंड स्कूल अलग है, कोई और तरह का स्कूल अलग है। ये नहीं करना। एक रेगुलर स्कूल सिस्टम में, यानी एक सामान्य स्कूल के अंदर बैठ करके हर तरह का बच्चा पढ़ सके, यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। तो रेगुलर स्कूल सिस्टम में चाहे बच्चा ब्लाइंड है, उसको ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी है, चलने फिरने में, सुनने में कोई भी तरह की समस्या, या वो गिफ्टेड है, टैलेंटेड है, क्रिएटिव है, कुछ भी है बच्चा, हर तरह के बच्चे। देखो 2 प्रकार के बच्चे होते हैं। रेगुलर स्कूल सिस्टम में हम हर एक बच्चे को एजुकेशन दे पाए, ये कहेगी इंक्लूसिव एजुकेशन, क्योंकि आपको सेग्रीगेट नहीं करना। ये वर्ड ही अपने आप में बहुत नेगेटिव है। जैसा कि हमने कहा कि जब हमारी मदर नेचर जो प्रकृति है वो हमें सेग्रीगेट नहीं करती, वो हमें भेदभाव नहीं करती, तो हम कौन हुए? ठीक। तो सेग्रीगेशन की जगह इंक्लूजन वर्ड का प्रयोग करना है, समावेशन का प्रयोग करना है। इंक्लूजन क्या है? एक बेहद पॉजिटिव वर्ड है, पूरे पेपर में ध्यान रखेंगे इस बात को। तो रेगुलर स्कूल सिस्टम में हर बच्चे को हम शिक्षा दे पाए। एक और बात, सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए बना है, बच्चा सिस्टम के लिए थोड़ी बना है कि आपने बच्चा पैदा किया क्योंकि सिस्टम को देना था। ऐसा थोड़ी होता है भाई, सिस्टम बच्चे के लिए बनाया गया है ना। तो आप सिस्टम में चेंज लाते हैं। कहां चेंज लाएंगे? सिस्टम में चेंज लाएंगे, स्कूल में चेंज लाएंगे, बिल्डिंग में चेंज लाएंगे बच्चे के लिए, ना कि बच्चे में चेंज लाएंगे कि बेटा तुम चल नहीं पाते, जाओ टांगों का इलाज कराओ, कुछ और कराओ, नई टांगे लगवा लो, कल से दौड़ के आना, नहीं तो मत आना। ऐसा थोड़ी होता है। तो बच्चे के अनुसार सिस्टम बना है या सिस्टम के अनुसार बच्चा बनेगा? तो चेंज करना है किसमें? सिस्टम में। सिस्टम क्या है? बिल्डिंग से लेके, करिकुलम से लेके, टीचर्स से लेके, पूरे आसपास की दुनिया जितनी भी है उसको बच्चे के अनुरूप बनाना है, उसकी नीड्स का ध्यान रखते हुए
इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखते हुए सिस्टम क्रिएट करना है कि भाई सीढ़ियों से अगर नहीं चल पा रहे हो तो क्या करें, रैंप बनवा दें स्कूल्स में, है ना, या फिर जो बच्चे चलने फिरने में दिक्कत है उनकी क्लास हम ग्राउंड फ्लोर पे लगवाएंगे, सिर्फ उनकी ही नहीं, मतलब क्लासेस की कोशिश करेंगे फिर ग्राउंड फ्लोर पे ही हो। तो ये क्या हुआ, ये इंक्लूसिविटी हुई कि हम सेग्रीगेट नहीं कर रहे। तो सिस्टम में चेंज, बिल्डिंग में चेंज, करिकुलम में चेंज, टीचर की अप्रोच में चेंज, सेंसिटिविटी में चेंज, कि टीचर उनको डिफरेंट डिफरेंट नामों से बुला रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए कि आप ठप्पा लगा के लेबल कर रहे हैं बच्चों को, अरे वो अंधे बच्चों को बुलाओ, ये क्या हुआ, ये बेवकूफी हो गई, ये इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं ऐसे। तो सिस्टम में चेंज लाना है, बच्चे में नहीं, ये बात ध्यान रखेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम यानी स्कूल यानी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की बात करेगा, बच्चे में बदलाव की नहीं। बच्चा सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम बच्चे के लिए बना है। पूरा जो भी तामझाम क्रिएट किया गया है वो किसके लिए किया गया है, बच्चे के लिए। ये सिस्टम के लिए बच्चे बनाए गए नहीं, ठीक। अगर हम बात करें बच्चों की तो एक होता है नॉर्मल बच्चा और एक है आपका स्पेशल बच्चा, ठीक। दो प्रकार के बच्चे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्मल में, आप एवरेज बच्चे को रख दीजिए, यानी जो औसत, जिसका आईक्यू 90 से 110 है या कोई खास समस्या सच नहीं है, औसत बच्चा। स्पेसिफिक कह लीजिए आप इसको, विशिष्ट या स्पेशल कह लीजिए, इसमें जो स्पेशल नीड वाला बच्चा है, चाहे वो चलने फिरने में समस्या हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, हर तरह का बच्चा जो एवरेज नहीं है वो स्पेशल ही है कहीं ना कहीं। तो हम कहेंगे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो नॉर्मल प्लस स्पेशल चाइल्ड सबको अपने अंदर समाहित करके रखती है, यानी जो समावेशी शिक्षा है वो इंक्लूजन की यानी समावेशन की बात करेगी, एजुकेशन फॉर ऑल। इन बातों को हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो पेपर में आपकी आंखों के सामने से क्वेश्चंस जाएंगे और आप तैरते रह जाएंगे कि हाय ये तो कुछ कुछ तो सुना था क्लास में, पता नहीं क्या चल रहा है ना। केवीएस पीआरटी के लेवल पे ईवीएस करवा दीजिए, आपसे ही करनी है। साक्षी बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं आपके विवेक सर, पूरा इतने सालों से एसएससी लेके सबको पढ़ा रहे हैं, तो और अच्छे से वो करा पाएंगे उसमें। और मेरी अगर आप बात करोगे, मैं जिस भी तरह से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी आपको यहाँ करूंगी और पेडागोजी में करूंगी, ठीक। नोट्स पर भी आपको मिल जाएंगे। चलिए कोई नहीं, ये सब देखते रहेंगे, अभी पढ़ने पे ध्यान दे लेते हैं। ये सारी बातें करने के लिए हमारे पास बहुत बहुत टाइम है, अभी केवीएस के लिए भी टाइम है। अभी आपको क्या कहते हैं उसको, डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे। मैं पूरा केवीएस का जो पेडागोजी वाला सिलेबस है वो भी आपको तोड़ के बता दूंगी। अगर आप बैच ले पा रहे हैं तो भी ले लीजिए, नहीं ले पा रहे हैं तो कहाँ से पढ़ें, सारा कुछ बता दूंगी। अभी 2-4 दिन रुक जाओ, है ना, ठीक है। चलिए, तो एजुकेशन फॉर ऑल, सेग्रीगेशन अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, बच्चे को सेग्रीगेट नहीं करना। और अगेन यही बात हिंदी में भी लिख दी गई है कि बच्चों की आवश्यकता के अनुसार सिस्टम में परिवर्तन किया जाता है, ना कि बच्चे में। तो सिस्टम में बदलाव करना है, बच्चे में नहीं, क्योंकि सिस्टम बच्चे के लिए है। दूसरा, एक चीज होती थी पहले इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसको एकीकृत शिक्षा कहते थे, अभी भी होती है, बट एकीकृत शिक्षा से बेहतर है समावेशी शिक्षा। एकीकृत में क्या था, आप एडमिशन तो दे दे रहे हैं उन बच्चों को जो स्पेशल नीड वाले हैं, जिनको देखने में समस्या है, या कोई भी एक स्पेशल नीड है, कोई भी एक डिसेबिलिटी भी हो सकती है, तो उनको सिर्फ एडमिशन दे रहे हैं, उनके अनुसार सिस्टम में चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इंटीग्रेटेड थी। इंटीग्रेटेड से बेहतर क्या है, इंक्लूसिव है, कि हम सिस्टम में भी चेंज कर पा रहे हैं, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग हम सिस्टम में परिवर्तन कर पा रहे हैं। तो ये बेहतर हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन इंटीग्रेटेड एजुकेशन से। ये एक वन लाइनर की बात हो गई। ये नोट्स फ्री हैं, पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। बाद में आप आस पड़ोसियों को भी कहेंगे कि बहुत अच्छा हुआ, चाहे आपने दुनिया के किसी टीचर, दुनिया की किसी किताब, दुनिया के किसी नोट्स कहीं से भी पढ़ा हुआ है। ये 47 पेज जरूर पढ़ के जाइएगा, इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं, देखिएगा। अगर हम बात करें, मतलब क्वेश्चन तो एक्स्ट्रा में है, कॉन्सेप्ट तो हैं ही सारे, तो अगर वो क्वेश्चन वाले पेज हटा देंगे तो और कम हो जाएंगे, ठीक। हिंदी के भी इंग्लिश के भी नोट्स मैं दे चुकी हूँ, पेडागोजी के, मैथ्स के और ईवीएस के आपको मिलेंगे, पेपर से पहले मिल जाएंगे, डोंट वरी। देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं, ये सब छोड़ दीजिएगा, अभी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की बात हो रही है, यूएन की। तो यूनाइटेड नेशंस की अगर हम बात करें तो 1993 में ये कहा गया था कि जो लोग वंचित हैं, डेप्राइव्ड हैं किसी भी तरह से, चाहे कोई बच्चा आर्थिक रूप से, यानी उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो पढ़ पाए, एजुकेशन ले पाए, चाहे फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम है, चाहे देखने में उसको प्रॉब्लम है, डेफ एंड डम्ब है, ब्लाइंड है, कोई भी प्रॉब्लम अगर है, या बौद्धिक स्तर में कुछ किसी का आईक्यू बिल्कुल ही कम है, तो हम उसको भी पढ़ा पाए, मतलब हर बच्चे को इंक्लूड कर पाए। किसी के सेंसेस में कोई दिक्कत है, स्त्री पुरुष से लेकर के किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो, इस चीज को ध्यान में रखें। इसके आधार पर फिर आपका इंक्लूसिव एजुकेशन निकल करके आई। ये यूएन की मीटिंग में 1993 की बात हो रही है। अब एक और चीज है जो इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो डिसेबल्ड बच्चों की बात आती है, और डिसेबल्ड बच्चों के लिए भारत में 6 से 18 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान है। नॉर्मल बच्चों के लिए जब आप अभी आरटीई पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चे फ्री यानी
फ्री एंड कंपलसरी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। लेकिन जब बात उसी की डिसेबिलिटी की आती है तो डिसेबल्ड बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में अलग से ये बात कही गई है, अभी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हम करने वाले हैं। तो और ये 86वें संविधान संशोधन के तहत हुआ। अब कुछ डिसेबिलिटी के प्रकार हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, उसको फटाफट से समझ लेते हैं। अपनी एनर्जी बना करके रखनी है। एग्जाम डेट कब तक आ सकती है, एनी आइडिया, सो दैट वी कैन प्लान की सारा रिवीजन हो जाए एक बार। थैंक्स इन एडवांस। दिव्यांजलि, वो मैं भी कराऊंगी आपको उस समय पे भी, अलग अलग सब्जेक्ट की मैराथन तभी रखेंगे जस्ट पहले ही, और क्वेश्चंस तो करते ही रहेंगे तब तक। तो मुझे लगता है कि एग्जाम डेट अगर 16 के बाद पेपर होना है तो और 2-4-6 दिन में पता लग जाना चाहिए। इतने आप पढ़ाई अपनी करते रहिए। सीटेट क्वालिफाई किया था लास्ट ईयर वाला, बट उस टाइम फर्स्ट ईयर, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो इन्होंने सबको ही कर दिया ना आकाश, डोंट वरी, ऐश करो। आज से पहले कभी भी 2011 में सीटेट किया था, दुनिया के कभी भी किसी भी समय में आपने आज तक सीटेट क्लियर किया था, आप पेपर दे सकते हैं। देखिए डिसेबिलिटी के प्रकार हैं, अक्षमता के प्रकार हैं। क्या है, दृष्टि अक्षमता हो सकती है, दृष्टिगत अक्षमता क्या है, विजुअल डेफिशिएंसी है डिसेबिलिटी, बच्चे को देखने में दिक्कत हो सकती है, या पार्शियल विजन हो सकता है कि भाई पार्शियली देख पाता हो, पूरी तरह से जो आईसाइट है उस तरह से वर्क ना करती हो, या बहुत हद तक ना दिखता हो, या बिल्कुल ही ना दिखता हो। इसमें कई प्रकार की दिक्कतें आ सकती है। तो दृष्टि बाधित बच्चा यदि कोई भी है तो वो विजुअल डेफिशिएंसी या डिसेबिलिटी में आएगा। दूसरे प्रकार की डिसेबिलिटी क्या है, ये अक्षमताएं हैं। ठीक, डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं। ऑडिटरी डिसेबिलिटी हो सकती है, बच्चे को पूरी तरह से सुनाई ना देता हो, या फिर कुछ हद तक उसका जो ऑडिटरी क्षमताएं हैं वो वर्क करती हो, पूरी तरह से ना सुनता हो, 70% सुन पाता हो, है ना। और किसी भी डिसेबिलिटी को अगर आप सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो 40% से अधिक अगर डिसेबिलिटी है तभी जाकर के आप एक कोई भी लाभ या कोई भी एक क्या कहेंगे रिजर्वेशन गवर्नमेंट अगर दे रही है किसी भी बच्चे को, तो 40% से ज्यादा अक्षमता होनी चाहिए, डिसेबिलिटी होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट बनता है आसपास से, जो भी मेडिकल अथॉरिटीज होती है वो बनाती हैं। श्रवण अक्षमता यानी ऑडिटरी डिसेबिलिटी, ऑडिटरी को ऑरल भी बोल देते हैं, यानी ऑडियो से संबंधित, सुनने से संबंधित दिव्यांगता या अक्षमता। सी ऑप्शन है मानसिक अक्षमता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी बच्चे के जो इंटेलेक्ट है, आईक्यू के आधार पे, बुद्धि के आधार पे वो डिसेबल्ड है, समझने की क्षमता, सीखने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, यानी रीजनिंग, लर्निंग, अडेप्टेबिलिटी, इन सब में प्रॉब्लम है, लर्निंग। फोर्थ क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। लोकोमोटर में क्या होता है, चलना फिरना, जो फिजिकल एक्टिविटी करने की क्षमता है। याद कीजिए, कुछ मत याद कीजिए, बेसिकली चलने फिरने में दिक्कत है, व्हील चेयर पे है बच्चा, बेसिकली जो हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मूव करने में, मोटर एक्टिविटीज करने में, मूवमेंट में दिक्कत है, वो सब लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आएंगी। ये एक प्रकार हुआ है ना, एक तरह की फिजिकल डिसेबिलिटी हुई। फिर आते हैं अधिगम अक्षमता पे, एक चीज है लर्निंग डिसेबिलिटी। अब ये लर्निंग डिसेबिलिटी जो है, इसका जरूरी नहीं है कि आपको शरीर में कहीं दिखे कि बीमारी है। याद कीजिए वो कौन सी मूवी है, तारे जमीन पर। तो तारे जमीन पर में जो ईशान अवस्थी है, दिखने में नॉर्मल लगता है बच्चा, ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन उसको एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो कि डिस्लेक्सिया कहलाती है, बहुत कॉमन है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में जरूरी नहीं है लक्षण आपको बाहर दिख जाए, कि बच्चों को कहीं देखने में समस्या है, आंख देख के पता लग जाए, शरीर से पता लग जाए, आपको नॉर्मल दिखेगा वो। तो ये कई बार इनमें ब्रेन की वायरिंग में कुछ गड़बड़ होती है, कई बार कोई डैमेज हो जाता है बाहर से, उसकी वजह से लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। एलडीज कहते हैं इनको, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये टर्म 1960s में किसने दिया था, बताओ निशा, दौड़ दौड़ के सो गई। एलडी बताओ, लर्निंग डिसेबिलिटी किसने दिया था, स्पेशल एजुकेशन छाप व्यक्ति। क्या हुआ है, ऐसे ऐसे खतरनाक लोग हैं, फोन में लगे पड़े हैं। सैमुअल किर्क ने 1960s में लर्निंग डिसेबिलिटी की बात की, है ना। किर्क नाम के व्यक्ति हैं, अगर पूछ ही ले बुरे समय में, ठीक। तो अगर हम बात करें, कोई कह रहा है आपने ईशान अवस्थी को अमर कर दिया। हाँ, कुंवर प्रताप, उसका रीजन है कि वो लगभग सभी ने मूवी देखी हुई है और बड़ा क्यूट सा बच्चा है, तो मूवीज से हमें चीजें याद रह जाती हैं, एग्जांपल्स। अदरवाइज किसी एग्जांपल किताब का दो तो आधे लोगों ने वो पढ़ी भी नहीं होगी। धर्म मीना क्या कह रहे हैं, मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, हम साइंस पेडागोजी भी करा दो। आपका स्टूडेंट धर्म, बहुत बढ़िया धर्म, बट अभी इस बार साइंस पेडागोजी नहीं करा पाएंगे। चलिए, एसएसटी और साइंस नहीं करेंगे, बाकी सब कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें अधिगम अक्षमता की, अगली बार कोशिश करेंगे कि समय निकाल के करा पाएं, बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं। तो ये सारी तरह की डिसेबिलिटी हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी में बाहर नहीं दिखेंगी आपको चीजें, बट कहीं ना कहीं या तो ब्रेन वायरिंग ऐसी है, ब्रेन की न्यूरल जो पूरा हिसाब किताब है वो वैसे बना हुआ है, या फिर कहीं से कोई डैमेज हुआ है, कोई एक्सीडेंट या कुछ, दोनों स्थिति इसमें आ जाती हैं। जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है वो जन्म से कुछ समय में ही हो जाती हैं। चलिए खैर, आते हैं ये अलग अलग प्रकार की डिसेबिलिटीज हुई, इनमें से कुछ प्रकार ही पढ़ेंगे क्योंकि जरूरी वही है। अब जैसे एक चीज है अलेक्सिया, इस बार कुछ कुछ मैंने एक्स्ट्रा में भी ऐड किए हैं, कहीं आपसे पंगे लेने का मन कर जाए एग्जामिनर का
तो एलेक्सिया से पहले हम डिसलेक्सिया पढ़ेंगे, क्योंकि डिसलेक्सिया हम सबने एक बार जरूर पढ़ा है, सुना है। पेपर में ऐसा कोई पेपर नहीं है टीचिंग का जहां कम से कम एक क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। बहुत रेयर है कि टीचिंग एग्जाम हो और एक क्वेश्चन मिनिमम डिसलेक्सिया पे ना पूछे। तो जब हम बात डिसलेक्सिया की कर रहे हैं, डिसलेक्सिया अगेन तारे जमीन पर याद कीजिए, ईशान अवस्थी और जो 3 इडियट में वायरस थे, असलियत में उनको भी डिसलेक्सिया है ना, बोमन ईरानी आई थिंक, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे, डिसलेक्सिया कॉमन है काफी। तो अधिगम अक्षमता में अगर हम बात कर रहे हैं लर्निंग डिसेबिलिटी की, तो ये डिसलेक्सिया बहुत कॉमन है। इसको हम पठन वैकल्य भी कहते हैं, या वैफल्य कह लीजिए, मतलब पढ़ने में विफलता या दिक्कत, यानी रीडिंग डिसऑर्डर है ये मेनली, यानी पढ़ने में समस्या है, पढ़ने में समस्या है। अब इससे जुड़ी हुई और भी चीजें हैं भाई। जो व्यक्ति पढ़ता सही है, गलत है, वो लिखेगा सही कैसे? अगर मैंने ए को बी को डी पढ़ा है तो मैं डी ही लिखूंगी ना जब लिखने को कहोगे आप मेरे से। अगर बैड को डैड पढ़ा है तो डैड ही लिखेगा ना व्यक्ति, ठीक है ना। तो इसमें पढ़ना तो है ही शामिल, अगर लिखने में भी समस्या इसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ता गलत है वो लिखेगा सही कैसे? बताइए बताइए बताइए। कोट बहुत प्यारा है, रजाई बता देते इसको, देखिएगा। चलिए धन्यवाद, मजाक कर रही हूँ। आ जाइए। आई एम फ्रॉम गया बिहार, मुझे छोड़ करके चला गया वो तनिष्क, बोला भी नहीं। राजा गुप्ता कैसे दोस्त हैं आपके? हैं तनिष्क, शर्म आ रही है कि नहीं? ऑनलाइन को ऑफलाइन कर देना मैम प्लीज, कोशिश करेंगे कि लाइव कर दें या बाद में रिकॉर्डिंग डलवा दें। 1 ऑफ योर क्लास श्योर आई विल स्कोर 130। बहुत बढ़िया ऋषभ, कोई बात नहीं, आप नौकरी लेके आइएगा। राजा तनिष्क, करेबल टीम के साथ मुझे क्रिकेट खेलना है मैम प्लीज। तनिष्क, उदय सर को पकड़िए इस चीज के लिए, आई मीन उनको मैसेज करिए, ये सब देखिए इंस्टाग्राम पे। मैं बहुत ही ज्यादा व्यस्त हूँ पढ़ने और पढ़ाने में। देखिए अगर हम बात करें ई व, अब कुछ चीजें हैं रीडिंग डिसेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें पढ़ना तो संबंधित है ही, लिखना भी आ सकता है। तो यदि ऑप्शन में पढ़ना नहीं दिया हुआ सिर्फ, तो आप लिखने को भी काउंट कर सकते हैं, और या दोनों को भी काउंट कर सकते हैं। वैसे मेजरली 99% केसेस में रीडिंग डिसेबिलिटी काउंट होती है। हिंदी पेडागोजी की क्लास करवाएंगे कृष्णराज, इंग्लिश का भी करवाएंगे, ईवीएस के भी कुछ क्लासेस कराएंगे, बट थोड़ा रुक के कराएंगे। अभी पहले सीडीपी आज कंप्लीट हो जाएगा, फिर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सब चलेंगे, तो डोंट वरी। डिसलेक्सिया एक व्यापक शब्द है। अब मैं सोच रही हूँ जिस दिन डेट अनाउंस हो जाएगी फिर तब से नेक्स्ट मैराथन्स कंटिन्यू करेंगे। डिसलेक्सिया क्या है? एक व्यापक शब्द है, यानी ब्रॉड टर्म है, जिसका संबंध पठन विकास से है और लेखन से भी हो जाता है। पढ़ने में कठिनाई होती है, ऐसे बच्चे को ई व क में विभेद करने में दिक्कत होती है, यानी वॉल साउंड्स वगैरह में भी दिक्कत होती है। जैसे 100 को वॉज पढ़ेगा बच्चा, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ सकता है, 6 को 9 पढ़ सकता है, बी को डी पढ़ सकता है, डॉग को गॉड पढ़ सकता है, गॉड को डॉग पढ़ सकता है, यानी रिवर्स हो जाते हैं उसके दिमाग में लेटर्स। आपको ए ऐसे दिख रहा है, उसको हो सकता है ए ऐसे दिखे। तो जो ब्रेन इमेजिंग है, एक तरह से लेटर्स रिवर्स में काम करते हैं, उसके ब्रेन में जो प्रोसेसिंग होती है वो रिवर्स हो जाते हैं लेटर्स, या उनका क्रम याद रखने में, अक्षरों का क्रम याद रखने में दिक्कत होती है। जैसे 100 को वॉज, वॉज को 100 पढ़ना, ये सारी चीजें। कोई दिक्कत नहीं प्रतिमा, अब तो भर दीजिए फॉर्म, सोचना कुछ नहीं है, तैयारी करनी है मस्त तरीके से, कोई नहीं देख रहा, ठीक देखेगा तो उसमें आप कर भी क्या लोगे। तो अब तो आपको फॉर्म भर ही देना चाहिए शांति से। रिजल्ट नहीं आया था फर्स्ट ईयर का, डजंट मैटर, छोड़ो, कौन देख रहा है अब। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो सकती है। तो चांसेस हैं कि सिर्फ पढ़ने में नहीं, लिखने में भी समस्या आएगी डिसलेक्सिया में, ठीक। तो जब भी बात आएगी रिवर्सल ऑफ लेटर्स या पढ़ने में दिक्कत, पढ़ने के अराउंड एंग्जाइटी, वो याद कीजिए जब वो बच्चा था ईशान अवस्थी, उसको खड़ा किया जाता है पढ़ने के लिए, उसको इतना एंग्शियस फील होता था, अजीब सी सिचुएशन आ जाती थी, हाथों में पसीने, दिमाग में पसीने, पूरी बॉडी की बैंड बज जाती थी। तो इन बच्चों की अगर आप नोटबुक देखेंगे तो ये रिवर्स में लिखा हुआ होगा, टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ होगा, पढ़ने में भी आपको दिक्कत होगी, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे क्या लिखा है, और ना ये पढ़ पाएंगे अगर इनसे पढ़ने को कहा जाए। तो डिसलेक्सिया, रिवर्सल ऑफ लेटर्स और पढ़ने में कठिनाई है। इसके अलावा हम एलेक्सिया की बात कर रहे थे, तो जो एलेक्सिया है, जैसे डिसलेक्सिया क्या है, डिसलेक्सिया के कई प्रकार हैं, लेकिन जनरली हम यही समझते हैं कि डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित एक समस्या है। डिसलेक्सिया को यहाँ पे हम डेवलपमेंटल डिसलेक्सिया देख रहे हैं कि बचपन से ही भाई किसी का ब्रेन न्यूरल कनेक्शन वैसा ही है, तो इसको हम क्या तो ठीक ही कर लेंगे, बस थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पाते हैं, और बच्चे को डिफरेंट तरीके से पढ़ाएंगे, पढ़ने को कम कहेंगे, बाकी एक्टिविटीज के थ्रू सिखाएंगे। एलेक्सिया एक चीज है जो मान लीजिए बाद में ब्रेन डैमेज हो गया, किसी भी वजह से डैमेज, या कोई एक्सीडेंट या ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा है, कोई एक्सीडेंट है, उसकी वजह से एलेक्सिया होगा। जो डिसलेक्सिया है वो हो सकता है कि डेवलपमेंट के समय ही हो गया हो, उसके भी कई प्रकार हैं, बट एलेक्सिया का जो संबंध है वो डैमेज से ज्यादा है, नॉर्मल से कहीं दूर। सीतामणि से आदर प्रणाम।
मेरे हिंदी में 15 तक ही आ रहे हैं, आपके नोट्स भी पढ़ लिया हूं बट सुधार नहीं हो रहा है। हिंदी का प्रैक्टिस करवा दीजिए प्लीज मैम। तो आप करा देंगे जहीर खान प्रैक्टिस पक्का पक्का। बात रही आपकी कि 15 तक आ रहे हैं, तो 15 अगर पेडागोजी में आ जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर पैसेज में नंबर कट रहे हैं तो उस पर भी फोकस करो। डिस्ग्राफिया रिटर्न रिलेटेड डिस्कैलकुलेट, हाँ ठीक है शांतनु, इस पे आएंगे, अभी चर्चा कर रहे हैं एक एक करके। तो अगर हम बात कर रहे हैं एलेक्सिया की, तो एलेक्सिया क्या है? डैमेज ब्रेन में, कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई डैमेज हुआ, कोई ट्रॉमा लगा, मस्तिष्क में क्षति के कारण पढ़ने में अगर अक्षमता है तो उसको हम एलेक्सिया कह रहे हैं। इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेजिया भी कहा जाता है। इसको एक्वायर्ड डिस्लेक्सिया कहते हैं दूसरी भाषा में, कि एक्वायर्ड डिस्लेक्सिया है क्योंकि ट्रॉमा या डैमेज की वजह से हुआ है, वो ऑटोमेटिक होता है जो दूसरे वाला है। एलेक्सिया के कारण अफेजिया एवं डिस्ग्राफिया, यानी समझने में भी भाषा को दिक्कत हो सकती है और लिखने में भी। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने से संबंधित, अभी आएंगे। इस तरह की क्षमताएं भी होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा जरूरी नहीं है जिसको एलेक्सिया उसको डिस्ग्राफिया भी होगा, उसको अफेजिया भी होगा, बट हो सकता है। तो इनको कहते हैं सेकेंडरी डिसेबिलिटीज बन जाती हैं। यदि बच्चे को सही समय पे पहचान ना हो कि उसको कोई दिक्कत है, तो और भी सेकेंडरी डिसेबिलिटीज उसके अंदर जनरेट होने की आशंका बढ़ जाती है। तो इसलिए जरूरी है कि हम टाइम पे आइडेंटिफाई करके उसके साथ वैसे ही डील करें। तो डिस्लेक्सिया पे हम चिंतन कर चुके हैं कि बच्चा रिवर्स में पढ़ेगा, बी को डी, 6 को 9, ये सब। अब एक चीज आती है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। तो अप्रेक्सिया बेसिकली होता है कि जिसमें संभावना ही नहीं बची है कि थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज हो सकता है, परमानेंटली डैमेज है। डिस्प्रेक्सिया में थोड़ा बहुत बदलाव करके कुछ सुधार संभव होता है। अप्रेक्सिया जो है डैमेज की वजह से ज्यादा होता है, और वो न्यूरल कनेक्शन की वजह से। जो ए वाले हैं वो ज्यादातर लॉन्ग रन वाली इश्यूज हैं, या मतलब कहें कि परमानेंट जैसे ही हैं। परमानेंट तो ये लगभग सारे हैं, इनको पूरी तरह से ठीक करवाना तो संभव नहीं होता, बट इनको कंट्रोल करना और मुश्किल है। जो ए वाले जितने भी लिखे हुए हैं, मेरा आंसर सही नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूं? 68 सही हो पा रहा है। वंदना सेशन में आइए परसों, बताइए किस क्षेत्र में दिक्कत है, किस तरह के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, ईवीएस में गलती हो रही है, किस क्षेत्र में गलती हो रही है, ठीक। और इस टाइम पे नंबर से ज्यादा फोकस करिए, जितना हो सके पढ़ें, दिमाग में उसको रखें और पेपर में दे करके आए। अब उन लोगों को मॉक टेस्ट नहीं लगाने चाहिए जिनको डर है कि पता नहीं क्या ही होगा। डर मतलब ऐसा डर कि हमने पढ़ा नहीं है, ज्यादा नंबर कम आ रहे हैं, तो अब आप उसको छोड़ के पढ़ने पे ही फोकस कर लीजिए। जितने आने होंगे पेपर में आ जाएंगे फिर, और ज्यादातर चांसेस हैं कि आप अगर डरे कम तो नंबर ज्यादा ही आएंगे। अप्रेक्सिया की बात करते हैं। यह एक ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी जो आपकी फाइन मोटर स्किल्स हैं, जैसे लिखना, टहलना, बोलना, सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें लिखना हो सकता है, ड्रॉ करना, बोलने में दिक्कत हो सकती है, भाषा को समझने में दिक्कत हो सकती है, फाइन ग्रॉस सब में हो सकती है। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण होता है। यानी सेरेब्रम जो एक बड़ा सा पार्ट है आपके ब्रेन का, उसमें यदि क्षति है, डैमेज है, तो ऐसा हो सकता है। अप्रेक्सिया से ज्यादा जरूरी है डिस्प्रेक्सिया, क्योंकि अप्रेक्सिया रेयर ही कभी सीटेट में पूछा गया है, बट ये टाइप है जो पता होने चाहिए थोड़े से। डिस्प्रेक्सिया की अगर हम बात करें, बात वही है, इसको आप समझेंगे कि लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर है। इसको ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन डिसऑर्डर है, यानी भाषा को समझने में कठिनाई। यानी मैं अभी जो बोल रही हूं, अगर किसी को वो सुन करके समझने में भी दिक्कत हो रही है और अपनी बात कहने में भी दिक्कत हो रही है, तो डिस्प्रेक्सिया जिसको होगा उसको ज्यादा समस्या होगी बाकी लोगों से। तो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी भाषा को समझने से संबंधित विकार है अप्रेक्सिया या डिस्प्रेक्सिया। मस्तिष्क में क्षति के कारण हो सकता है कि भाषा को समझने में ब्रेन का कोई एक हिस्सा उस तरह से प्रभावित है, भाषा समझने में दिक्कत हो। तो ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से कि बच्चा बोलकर ना तो समझा पा रहा है ठीक से, ना समझ पा रहा है अगर कोई और बोले। बस इतना ध्यान रखना, चाहे अप्रेक्सिया लिखा हो, डिस्प्रेक्सिया लिखना हो, दोनों के बीच बहुत ज्यादा अंतर में घुसना नहीं है, जरूरत नहीं है उस चीज की। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं हाथ एवं आंखों के बीच समन्वय व संतुलन स्थापित नहीं कर पाता, यानी ऐसा भी हो सकता है अप्रेक्सिया में कि आंखें और जो पेन है यानी फाइन मोटर स्किल्स हैं और जो कोऑर्डिनेशन है आंखों का और उंगलियों का हाथों की, वो ठीक से कोऑर्डिनेट ना हो पाए तो लिखने तक में दिक्कत आ सकती है। जो आपका नर्वस सिस्टम है वो भी इससे अफेक्ट हो सकता है, तो बाद में और भी डिसेबिलिटीज की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम अफेजिया डिस्फेजिया हमने कर लिए हैं, डिस्ग्राफिया पे आते हैं। डिस्ग्राफिया की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्राफ का मतलब ही है लिखने से संबंधित, राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, राइटिंग रिलेटेड है ये। ग्राफ का मतलब ही है लिखने से संबंधित। गर्मी लग रही है बहुत ही तेज, तो 1 मिनट दीजिएगा। एसी चला दें? तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? अच्छा, कोने में बैठी हो ना तुम, सारी लाइट्स तो हमारे लिए छोड़ दी हैं। देखिएगा,
बहुत ही बढ़िया। अभी हम सीसी वीसी सब कर लेंगे, डोंट वरी। क्लास थोड़ी हमारी लेट होती है बट आप अगले दिन भी देख सकते हैं। डिस्ग्राफिया की जब हम बात कर रहे हैं तो डिस्ग्राफिया क्या है? लेखन संबंधी विकार है, राइटिंग। ग्राफ का मतलब ही है राइटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक से नहीं लिख पाता बच्चा। इनकी जो राइटिंग होती है वो इलेजिबल होती है, यानी पढ़ने योग्य नहीं होती। एक होती है लेजिबल राइटिंग जिसको आप पढ़ने योग्य है, पढ़ सकते हैं, जैसे मैं अभी लिखने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ लोगों को ये भी इलेजिबल लग सकती है, यानी अगर आप इनकी नोटबुक उठा के देखेंगे पढ़ नहीं पाएंगे। लिखा क्या है बस इन्हीं को पता है। डॉक्टर्स की राइटिंग भी लगभग ऐसी ही होती है बट उनको कोई डिस्ग्राफिया नहीं होता, वो उनका स्टाइल है बाबूराव वाला। ठीक, तो हम ये कहेंगे लेजिबल नहीं होती, इनकी जो राइटिंग होती है वो इलेजिबल होती है, पढ़ने योग्य नहीं होती, है ना। तो लेजिबल तो नहीं होती, ये कह सकते हैं हम। क्लियर बात है ये या नहीं? कहाँ की है कल्पना? अच्छा, एक और कोशिश कीजिएगा कि जो आप सीटेट की वेबसाइट से आंसर की वगैरह निकाल करके उन्हीं सेट्स को करें। पता चले कहीं कोई गलती हो, कुछ और सेट टेढ़ा मेढ़ा बनाया हुआ है और आप अपने आप पे शक किए जा रहे हैं। ठीक, हाथ हथेली अंगुलियों के संबंधी गड़बड़ियां भी हो सकती हैं कि कोऑर्डिनेट ही ना कर पा रहे हो हाथ, तब भी तो लिखने में समस्या हो सकती है ना। मस्तिष्क संबंधी भी कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं बट इनका एग्जैक्ट पता लगाना उतना संभव नहीं होता। तो लेखन संबंधी जो प्रक्रिया है वो डिस्ग्राफिया है। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलेशन संबंधी विकार। कैलकुलेशन तो हम समझते हैं, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन कहाँ होगा? मैथ्स में ही होगा कैलकुलेशन, हिंदी में तो नहीं करोगे। ठीक, तो अगर हम बात करें गणित, अंक गणित यानी अर्थमेटिक वगैरह समझने में कठिनाई होगी ऐसे बच्चे को, न्यूमलेक्सिया भी कहा जाता है इसको, और क्योंकि नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, डिसफंक्शन रिलेटेड टू नंबर्स। न्यूम का मतलब ही क्या है? नंबर्स। तो मान लीजिए बच्चे को वो 69 और 29 को एडिशन के लिए लिखा था बट वो एडिशन उसको गुणा जैसा लग रहा है, या इस तरह की और भी समस्याएं, कैलकुलेशन रिलेटेड समस्याएं बच्चे के सामने आती हैं। आगे बढ़े, समझे। डिस्थीमिया एक चीज है, इसको बस आप ऐसे ही समझ लेंगे क्योंकि सीटेट के लेवल से तो मतलब भरोसा तो खैर अब इनका कुछ भी नहीं है क्योंकि ये आता तो सिलेबस के ही अंदर है बट डायरेक्टली पूछा नहीं है कभी। डिस्थीमिया क्या है? गंभीर तनाव, काइंड ऑफ अ डिप्रेशन कह सकते हो, कि सब कुछ उजड़ा उजड़ा लग रहा है आपको। एक चीज होती है यूटोपिया यानी सब अच्छा लगता है, और एक चीज है डिस्टोपिया, उसी की एक फॉर्म डिस्थीमिया कह सकते हैं, उसी का भाई बहन। कि गंभीर तनाव की स्थिति है, व्यक्ति की मन स्थिति हमेशा निम्न रहती है, बहुत ही लो महसूस करेगा, अधिकम प्रभावित होगा क्योंकि उसको अच्छा या ठीक महसूस वो अपने आप में कर ही नहीं पा रहा। ये है डिस्थीमिया। डिसमॉर्फिया एक चीज होती है, मॉर्फिया मतलब अपने ही शरीर की बनावट या जो फिगर है बॉडी का वो उसको अजीब सा नजर आएगा। ये है डिसमॉर्फिया के लक्षण, शरीर उसको अजीब लगता है। एक चीज है जो इंक्लूसिव एजुकेशन से ही संबंधित है, बाला, नॉट शैतान का साला बट इट्स बाला। ठीक, तो बदतमीजी नहीं करनी है। तो बेसिकली याद रखने में आसानी होती है ये सब चीजें सुन के। तो जीशान शेख क्या कह रहे हैं पहले इनकी सुन ले। मैम मैं पढ़ रहा हूँ बार बार पर मॉक टेस्ट देने में डर लग रहा है, हेल्प करें। तो डर के आगे क्या होती है? जीत होती है। तो एक बार दे के भी देख लो, कोई बात नहीं, क्या होगा, है ना। एक बार तो देख ही लेना है मॉक टेस्ट भी, तो देख लो, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए, तो अगर हम बात करें बाला की, तो बाला पेपर में पूछा था और ईवीएस के सेक्शन में भी पूछा जा चुका है, जबकि ये इंक्लूसिव एजुकेशन का हिस्सा है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन तो किसी भी सब्जेक्ट में सीटेट में पूछी जा सकती है। BALA, B फॉर बिल्डिंग, A फॉर एज, L फॉर लर्निंग, A फॉर एड। ठीक, तो बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी जो आपकी स्कूल की, आपके इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग है उसको लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं। एड क्या होता है? सहायक सामग्री जिसको हम कहते हैं। जैसे टीचिंग एड क्या हो सकता है? आप कोई पिक्चर दिखा दें, है ना, कोई चार्ट ले जाएं बना करके, कोई मॉडल ले जाएं क्लास में। आपने अपने टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान अगर बस पेपर देके करने वाली टीचिंग ट्रेनिंग नहीं की है, थोड़ा रेगुलर वाली की है, तो उसमें लेकर के जाना ही पड़ता है, BTC, B.Ed, DLED, व्हाटएवर। तो ये क्या हुआ? नहीं तो इसके बारे में लिखा होगा फिर टीचिंग लर्निंग एड्स क्या होते हैं। तो एक तरह का लर्निंग एड है। और कैसा लर्निंग एड है? बिल्डिंग को ही लर्निंग एड बना दिया, यानी सहायक सामग्री किसको बना दिया? स्कूल की ही बिल्डिंग को। कैसे? आप देखते हैं आजकल जो फर्श है, यानी जो स्कूल का आपका जो फ्लोर है उसको ही यूज कर दिया, उस पर गिनतियां लिखी हुई हैं, सांप सीढ़ियां खेल रहे हैं बच्चे। तो बिल्डिंग को ही आप एक लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं। आप पेपर देने जाते हैं, कई लोगों के साथ ये होता है, सेंटर पे क्लासरूम में अगर स्कूल में किसी सेंटर पड़ा हुआ है तो आपको भारत का मानचित्र बना हुआ मिल जाएगा दीवार पे, तो कई लोग तो वहीं से टेप देते हैं अगर कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो। बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी बिल्डिंग से बच्चा सीख रहा है, अगर वो आसपास बिल्डिंग के नजर मारे तो उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बिल्डिंग को लर्निंग एड की तरह जब यूज किया जाए तो उसको हम बाला कहते हैं। ठीक, आप इस तरह से भी इसमें देख सकते हो, कुछ पिक्चर्स को मैंने ऐड किया है।
कि जैसे आप देख रहे हैं इस दीवार पे इधर अलग अलग शेप्स बनी हुई है, तो बच्चों को पता लगेगा अच्छा ट्रायंगल कौन सा होता है, अच्छा पैरेललोग्राम कौन सा होता है, रेक्टेंगल कौन सा होता है। तो ये बिल्डिंग उसकी नजर भी जाएगी तो दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे आप आसपास अगर एक मैप भी लगा लें इंडिया का तो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें, ठीक है ना। तो अगर हम कहें तो नाउन लिखा हुआ है पीछे, वर्ब, प्रोनाउन, एक पेड़ है उस पर ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ है ना। ये वाले मास्टर जी यहाँ सो रहे हैं बट दैट्स ओके। अभी हम कोशिश करते हैं इस पे आ जाएं वापस से। तो ये क्या हुआ, ये बिल्डिंग को लर्निंग एड के रूप में यूज कर रहे हैं हम। एक और उदाहरण हो सकता है कि जो स्कूल की सीढ़ियां हैं वहां पे पहाड़े लिखे हुए हैं, तो बच्चा जाते आते उसका ध्यान जाएगा ही। और जब हम जितनी बार चीजें देखते हैं हमारी बिल्डिंग ही हमें लर्निंग में अगर सहायता करे तो बिल्डिंग बन जाएगी बाला, यानी बिल्डिंग एज लर्निंग एड। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। जिराफ बना हुआ है कहीं पे कुछ बना हुआ है। अब देखो जिराफ के साथ अगर बच्चों को अपनी हाइट मेजर करनी है तो आपने क्या कर दिया, इस तरह का एक स्केल बनवा दिया और हंसी हंसी में मजाक मजाक में बच्चा सीख जाएगा। यहाँ खड़े होकर वो अपनी हाइट को मेजर कर सकता है, तो सीख भी रहा है वो कहीं ना कहीं। तो बिल्डिंग क्या बन गई, लर्निंग के लिए एक एड बन गई, सहायक बन गई सीखने में बिल्डिंग। ठीक है बात, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में हो तो आप बता सकते हैं, नहीं हो तो भी आप बता सकते हैं। कोई भी दर्द समस्या बाकी है, जैसे स्कूल की दीवारों पर आपने देखा होगा सौर मंडल मान लीजिए बनवा दिया, तो आपको पता है कि यार सोलर सिस्टम ऐसा होता है, ये नेपच्यून है, ये अर्थ है, ये बुध है, ये फलाना है, सूरज के कौन कितने पास है। तो बच्चा ये बिल्डिंग पे देख करके समझ पा रहा है, बिल्डिंग को ही लर्निंग एड के रूप में यूज किया जा रहा है। ये बीच में क्लास का बटन है ऑन एंड ऑफ करने वाला। ठीक, अब एक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना है। इंग्लिश में भी इसको लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले चक्कर खा के ना गिरे। अगर हम बात करें आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की तो राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो जून 2017 से जाकर के लागू हुआ था। कोई भी एक्ट आता बाद में, जैसे एनईपी का भी अगर हम ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो ड्राफ्ट कब आया, 2019 में। लागू तो भगवान जाने कब होगी, और नाम क्या है, 2020 है। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, कोई कह रहा है मैं स्कूल की दीवार पे आपका पिक बनवाऊंगा, आपको देखकर बच्चे सिखाएंगे। बहुत बढ़िया मनीषा, आपको हम क्या कह रहे हैं, फनी आज बाला समझ आया। हाँ, बस बाला नहीं भूलना है अब आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डिसेबिलिटी एक्ट है, एक मिनट रुकिएगा। कॉफी आ रही है तुम्हारी? नहीं पियो पियो, शुगर पियो, भर के उसमें चीनी पी लो, घर में बना लो, कोई बात नहीं। गन्ना मिल भेज देते हैं तुम्हें, वहां से डायरेक्ट खा लेना ना। देखो एक बार अगर हम बात करें, देखिएगा, देखो 10th के परसेंटेज की बात नहीं की है केवीएस वाले एग्जाम में, 12th की बात की है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी वो व्यक्ति जिनको कोई भी दिव्यांगता या अक्षमता है, डिसेबिलिटी है, उनके राइट्स को ध्यान में रखते हुए। इससे पहले पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था 1995 में, जिसको रिवाइज किया गया 2016 में, और 2017 जून से ये लागू हुआ। इसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं, ये हिंदी में नाम लिखे हुए हैं और एक बार मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू भी समझा दूंगी। तो पार्किंसंस डिजीज है, ड्वार्फिज्म, बोनापन है, और भी चीजें हैं, उनको एक एक करके समझेंगे। अभी पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अभी कुछ चीजें हैं जो इस एक्ट में बात हुई है। ये कितनी बातें हैं, 6 बातें हैं जिन पे चर्चा इस एक्ट के तहत हुई है, आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो ये पीडब्ल्यूडी एक्ट हुआ करता था एक जमाने में, 1995 में। ठीक, जब आप छोटे बच्चे या बच्ची थे। ठीक, 7 डिसेबिलिटी थी कि भाई जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनके भी तो अधिकार हैं इधर उधर जाने के, इक्वल अपॉर्चुनिटी के, एजुकेशन के। तो उनके भी अधिकार है उनका भी कि वो भी शादी कर सकें, बच्चे कर सकें, या फिर प्रॉपर्टीज वो ओन कर सकें, उनका एक अधिकार है ये। ठीक, बहुत सारे ऐसे अधिकारों पे चर्चा हुई। तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट आया 1995 में, 7 डिसेबिलिटी थी। अब इसको रिफॉर्म की जरूरत पड़ी। एक तो हमारे यहाँ जमानों बाद रिफॉर्म्स होते हैं, बदलाव की जरूरत होती है, चेंजेस टाइम टू टाइम आते हैं, किसी भी पॉलिसी में किसी भी व्यक्ति में कमियां होती हैं, उसको ठीक किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में ये अपडेट हुआ, और 2016 में तो इसका नाम बन गया राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, इसमें 14 डिसेबिलिटीज ऐड हो गई और टोटल डिसेबिलिटीज 21 डिसेबिलिटी हो गई इसमें, और अभी इसमें नोटिफिकेशन लगा करके और डिसेबिलिटीज को ऐड किया जा सकता है। 2017 में सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर वाली जो मिनिस्ट्री है उसके तहत ये पास हुआ था, और 2017 में जून से ये लागू हुआ। अब ये कुछ कुछ चीजों के बारे में बात करता है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। जैसे 1995 वाले एक्ट में एक्सेसिबिलिटी की बात नहीं हुई थी, बट इसमें हुई थी। एक्सेसिबिलिटी क्या है, एक
डिसेबल्ड व्यक्ति कहीं भी आ जाए या आ जा सकता है, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट वगैरह है, चाहे वो मेट्रो है, हॉस्पिटल्स है, वहां लिफ्ट या फिर व्हील चेयर या फिर रैंप वगैरह का इस्तेमाल होने की संभावना पूरी पूरी होनी चाहिए, वहां व्यवस्था होनी चाहिए बेसिकली कि वो डिसेबल्ड फ्रेंडली जगह बन पाए, एक्सेसिबिलिटी हर जगह पर ये लोग आ पाए जा पाए जिनको कोई भी समस्या है। आई एम देवयानी, केवीएस पीआरटी फॉर्म फिल करते वक्त सब्जेक्ट पूछ रहा था तो उसमें क्या फिल करना है। मैंने डीएलएड किया हुआ है और डीएलएड में 10 सब्जेक्ट हैं, भर दो सब, मेरे को भी याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, जो जो सब्जेक्ट उसमें आ सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। बाकी एक बार मैं चेक भी कर लूंगी, शायद मेरी एक कजन है उसका भी मैसेज आया हुआ था सेम चीज को लेके, तो मैं एक बार चेक भी कर लूंगी। नहीं तो शॉर्ट में अगर लिख सकते हो, जैसे होता है ना वर्क एजुकेशन है तो वर्क एजुकेशन WE लिख देते हैं या कुछ कुछ इस तरह से लिख सकते हो, अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो। डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस टू ऑल पब्लिक बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टेशंस, यानी डिसेबल्ड फ्रेंडली एक्सेस हो, यानी एक्सेसिबिलिटी मतलब सब जगह जा पाए। पाथ ब्रेकिंग फीचर क्या है इस एक्ट का कि जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाया गया गवर्नमेंट जॉब्स में, यदि आप मोर देन 40% डिसेबिलिटी रखते हैं तो आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, और 3% जॉब्स को पहले सिक्योर किया जाता था डिसेबल्ड लोगों के लिए, अभी 4% कर दिया गया उसको बढ़ा करके इस एक्ट के तहत। तो रिजर्वेशन बढ़ा, 3 से 4% बढ़ करके रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में हो गया। पर्सन्स विद एटलीस्ट 40% ऑफ अ डिसेबिलिटी आर एंटाइटल्ड टू सर्टेन बेनिफिट्स, यानी मान लीजिए आपको देखने में दिक्कत है लेकिन वो दिक्कत जो है मोर देन 40% होगी, तब जाकर के आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत आएंगे, या आपके अंदर वो डिसेबिलिटी को, आप जितने भी बेनिफिट्स हैं इसके अंदर वो ले पाएगा एक व्यक्ति, क्योंकि मोर देन 40% डिसेबिलिटी है तो यानी दिक्कत ज्यादा होगी। वायलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट इज पनिशेबल, यानी दंड मिलेगा यदि आप इस एक्ट का पालन नहीं करते हैं। न्यू डिसेबिलिटीज कैन बी एडेड बाय नोटिफिकेशन। तो ये छोटी छोटी बट मोटी बातें थी जो आपके लिए जरूरी है इस एक्ट के बारे में जानना। अगर आप 1995 के एक्ट की बात करेंगे तो ये 7 डिसेबिलिटीज में दुनिया समाहित हो गई थी कि ब्लाइंडनेस था, लो विजन था, लेप्रोसी क्योर्ड, जो मिर्गी वाली जो समस्या है, हियरिंग इंपेयर्ड लोग थे, लोकोमोटर जिसको चलने फिरने में दिक्कत होती है, मेंटल रिटार्डेशन MR जिनको हम कहते हैं कि बिल्कुल IQ जो है 25 वाली स्थिति पे है, या मेंटल इलनेस की समस्या है। तो ये सारे 7 चीजें थी सिर्फ 1995 में, लेकिन ये 2016 वाले एक्ट में 21 डिसेबिलिटीज शामिल हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि स्पीच से लेके थैलेसीमिया, हीमोफीलिया जो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, ड्वार्फिज्म, बोनापन, एसिड अटैक विक्टिम्स, पार्किंसंस डिजीज, लो विजन, ब्लाइंडनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा एक समय पर ज्यादा देर तक बेसिकली वो सोशली बहुत ज्यादा घुल मिल नहीं पाता, रिपीटेटिव बिहेवियर करता है, अगर सराउंडिंग में थोड़ा बहुत भी चेंज हो तो परेशान हो जाएगा। ये सारी चीजें ऑटिज्म में होती हैं। अब अगर आप इन डिसेबिलिटीज को एक बार ये PDF अगर नहीं शेयर किए तो मैं कर दूंगी। वैसे केवीएस पीआरटी सीटेट 2022 वालों को इक्विटी मिलनी चाहिए। शांतु नहीं है तो जिद वाली बात ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा एक ही बार हुआ है आज तक और उसमें भी इनकी अपनी गलती थी। अब ये साफ साफ कह देंगे भैया तुम तो अपनी बीएड वगैरह कर ही रहे हो ना टाइम से, तो इसमें हमारी क्या गलती अगर आप अपीयरिंग में हो तो, है ना। खैर इक्विटी ऐसे देखा जाए तो बहुत कुछ होना चाहिए, फिर कोरोना वालों को भी 2 साल मिलने चाहिए। देखिए देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ तो एसिड अटैक सर्वाइवर्स, जैसे अभी कौन सी मूवी आई थी, छपाक आई थी ना, हाँ, तो एसिड अटैक जो सर्वाइवर्स हैं उनको भी इसमें काउंट किया जाए। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, यदि पार्किंसंस डिजीज है, ये बस एक बार लिस्ट आप देख लीजिएगा तो आपको अपने आप ही समझ, मैंने इस पे अलग से एक वीडियो बनाई हुई है बड़ी सी, बहुत पुरानी है बट समझ में आ जाएगा, उसको भी आप देखेंगे तो। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है कोई ब्रेन से रिलेटेड, और भी इसमें बहुत सारी इस तरह की डिसेबिलिटीज हैं। 21 डिसेबिलिटीज हैं टोटल अगर हम देखें। स्लेरोसिस है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज है, ऑटिज्म है, लो विजन है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, ड्वार्फिज्म, बोनापन है। आई थिंक 5 फीट से या 4 फीट से कम अगर हाइट है, मैं एक दिन बैच में पढ़ा रही थी तो वो ड्वार्फिज्म में आएगा, बट इतना डिटेल नहीं, बस आपको नाम वगैरह मेन पता है तो सीटेट में काम चल जाएगा, उतने डिटेल में आपको सीटेट के लिए नहीं जाना, ठीक। और RTE एक्ट पे आते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट, फिर हम पढ़ेंगे NCF और फिर हम अपने अपने घर जाएंगे, नहीं CCE भी पढ़ेंगे हम, और फिर आप अपने अपने घर जा सकते हैं। देखिएगा मतलब कई लोग घर में ही हैं। RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 से ये देश में लागू होता है। अपवाद है JNK, बाद में वहां भी लागू हो जाता है। आई थिंक एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, 136वां कंट्री बना इंडिया। मैडम क्या फोन में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है, बताइए। मम्मी से चैट कर रही हो, देखो। तो जो इंडिया है वो 136वीं कंट्री आई थिंक बनी, एक बार इसको
फैक्ट चेक कर लीजिए, हालांकि ये पेपर में पूछा नहीं जाएगा बट पता होना चाहिए। 135वां, चलिए ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। 135वां देश, यानी इससे पहले 134 कंट्रीज राइट टू एजुकेशन को लागू कर चुके थे कि भैया बच्चों को एक सर्टेन एज तक, अलग अलग कंट्रीज में ये अलग अलग है कि इतनी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में तैयार हुआ, लेकिन जो लागू हुआ वो 1 अप्रैल 2010 को, 2010 को हुआ, नया सेशन शुरू होता है। इसके तहत जो आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। 86वां संविधान संशोधन कहा जाता है 2002 में। 86th अमेंडमेंट, आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया और आर्टिकल 21A जो है उसने कहा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यानी फ्री और कंपलसरी एजुकेशन, यानी माँ बाप भी चाहें तो बच्चे के अधिकार को, उसके फ्री और कंपलसरी एजुकेशन लेने से उसको वंचित नहीं कर सकते। कि माँ बाप का मन नहीं किया, नहीं तुम तो अपने दूसरे बच्चों का ध्यान रखो, तो ये नहीं हो सकता कि अपने बहन भाई का ध्यान रखो, वो भी लीगल नहीं है। अगर माँ बाप भी बच्चों को एजुकेशन लेने से रोक रहे हैं तो उसके अधिकार से उसको वंचित कर रहे हैं। ठीक है ना। बिट्टू यादव क्या कह रहे हैं, मैम मेरे टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर पेपर दिया है, उनमें 92, 95, 93 ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, क्या मेरा हो जाएगा? पेपर हार्ड तो नहीं आएगा? सीडीपी में 27, 35 मिनट, 16 में 16, ये लास्ट वाली लाइन नहीं समझी मैं बिट्टू यादव। बाकी हाँ ठीक है, मतलब अगर इतना स्कोर आ रहा है तो वो बढ़ेगा बल्कि फाइनल एग्जाम में। और थोड़ा सा ये देखो किस सेक्शन में कम स्कोर कर रहे हो, क्या रीजंस हैं, जो भी आपने टेस्ट सीरीज लगाई है और जो ऑफिशियल पेपर्स हैं प्रीवियस, उन दोनों के लेवल में कितना अंतर है उससे भी आपको पता लगेगा। ऐसा तो नहीं है वहां कुछ और ही पूछा जा रहा है, यहाँ कुछ और ही पूछा जा रहा है। हालांकि कुछ हद तक ठीक ही मानेंगे ये जो भी वेबसाइट आप बता रहे हैं, बट स्टिल मतलब मैंने एग्जैक्टली नहीं देखा, बट मेरे पास जो फीडबैक है काफी लर्नर्स से, वो मुझे लगता है कि ठीक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मिला, देखिए पढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर संविधान का, थोड़ा सा एनालिसिस आप स्वयं भी करें, है ना, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर इतने आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सेक्शन वाइज इंप्रूव कर लीजिए तो बेहतर हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन की अगर हम बात करें 2002 में, तो आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, यानी कक्षा 1 से 5 तक, भाई 6 वर्ष का बच्चा पहली क्लास में बैठेगा तो कक्षा 1 से 8 तक, तो कक्षा 1 से 8 तक ये जो 8 साल की फ्री एजुकेशन है और कंपलसरी एजुकेशन है वो बच्चे को मिलनी चाहिए, क्लास 1 to 8। और हम बच्चे को फेल भी नहीं कर पा रहे थे इस दौरान, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, कंपलसरी एजुकेशन है। डिसेबल्ड के केस में यदि बच्चा डिसेबल्ड है तो 6 से 18 वर्ष होनी चाहिए ये जो एज ग्रुप है। एज के अनुसार नामांकन होगा, यानी मान लीजिए एक बच्चा है जो 8 साल का हो गया है, वो कभी स्कूल नहीं गया, अब आप उसको 8 साल की उम्र में पहली बार स्कूल में क्या करा रहे हैं, एनरोल करा रहे हैं। माँ बाप ने नहीं भेजा, खुद से नहीं गया, या 2 दिन गया फिर गया ही नहीं, तो आप क्या करा रहे हैं, एडमिशन दिला रहे हैं, बच्चे को एनरोल करा रहे हैं 8 साल की उम्र में। तो क्या आप इसको पहली क्लास में एडमिट कराएंगे या फिर इसका एडमिशन आप डायरेक्ट दूसरी और तीसरी में कराएंगे? भाई कायदे में तो 3rd क्लास में ये होना चाहिए 8 साल की उम्र के अनुसार। तो अब ये कहता है आरटीई कि एज वाइज होमोजीनियस बन जाएगी क्लास। एज वाइज होमोजीनियस क्या होता है, समरूप बन जाएगी क्लास आयु के अनुसार, क्योंकि आयु के अनुसार एडमिशन होगा क्लास में। अगर मान लीजिए बच्चा 2 साल स्कूल नहीं भी जा पाया तो वो टीचर्स की जिम्मेदारी है, सिस्टम की जिम्मेदारी कि उस तरह से प्रिपेयर कराएं बच्चे को कि वो बाकी की एजुकेशन कवर कर ले, क्योंकि वो कॉग्निटिवली तो मैच्योर हुआ ही है ना, बेशक वो स्कूल नहीं आया उस दौरान, तो एज वाइज, आसपास के एनवायरनमेंट की एक्टिविटी वाइज सीखा तो है ही। तो पुराने को कवर कराना स्कूल की जिम्मेदारी, टीचर की जिम्मेदारी। और साथ में अगर 8 साल में आया है तो डायरेक्ट 3rd में एडमिशन दिलाएंगे, एज वाइज क्लास में एडमिशन होगा, ना कोई टेस्ट लिया जाएगा बच्चे के लिए, ना कोई टीसी मांगी जाएगी, ना कुछ और कहा जाएगा, चुपचाप से एडमिशन कर लेना। किसी का भी अधिकार नहीं है कि बच्चे को किसी भी आधार पे एडमिशन स्कूल में ना दे, ऐसा कहता है आरटीई। ठीक है। एक चीज है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है, कमजोर वर्ग है, उनको भी 25%, जो प्राइवेट स्कूल्स भी हैं तो वहां पर कोटा दिया जाए, रिजर्वेशन दिया जाए कि वहां पर 25% बच्चे जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के पढ़ पाएं। इसका भी गलत इस्तेमाल होते हुए हम कई बार देखते हैं और कई बार सही भी चीजें, इससे बेनिफिट मिल पाता है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को। अब आरटी के अंदर कुछ चीजें बैन हैं अगर हम देखें, जैसे कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चे को मुर्गा या मुर्गी आप नहीं बना पाएंगे, आंखें नहीं दिखा पाएंगे, पीट नहीं पाएंगे, अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे आप नहीं निकाल पाएंगे। अगर कंप्लेंट हो गई तो जान बचानी भारी हो जाएगी, नौकरी बचानी भारी हो जाएगी। बहुत जगह पे आज भी ये चीजें चलती हैं, बट धीरे धीरे मैं और आप या जो भी नवीन चिंतन वाले लोग हैं
वो इन चीजों को अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई भी पॉलिसी बनती है तो बहुत विद्वान लोग बैठ करके इस पर दिमाग लगा करके बनाते हैं, और बाहर की कंट्रीज में पहले ये चीजें अप्लाई हो चुकी होती हैं, फिर जाकर के यहाँ आती हैं, और कई बार हम भी कुछ नया सोच लेते हैं। तो बच्चों को शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देनी है, यानी नो कॉर्पोरल पनिशमेंट, नो मुर्गा मुर्गी बनाना और नो आंखें दिखाना। आप प्रताड़ित नहीं करेंगे बच्चों को, क्योंकि उससे क्या होता है, उनकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाती हैं कि मेरे अंदर भी कोई क्षमता है। नकारा हम पहले ही घोषित कर देते हैं बच्चे को, जबकि हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या कह रही है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कह रही है कि बच्चा तो क्यूरियस है, क्रिएटिव है, लर्निंग एबिलिटी रखता है, और हम इन तीनों की बैंड बजा देते हैं। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं, यानी एज वाइज होमोजीनियस, जैसी एज है बच्चा, जिस भी एज में आया है 6 से 14 वर्ष के बीच में, उसको आप एनरोल करा देंगे। उसको उस एज में, मान लीजिए 14 वर्ष का है तो सीधा 8वीं क्लास में आप एडमिशन कराएंगे। एडमिशन फीस जैसी कोई चीज नहीं है, टेस्ट जैसी कोई चीज नहीं है। जो भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको प्राइवेट ट्यूशन में संलग्न नहीं रहना है, इधर उधर से कमाई नहीं करनी है। आधे तो आजकल यूट्यूब पे मिल जाएंगे, है ना, और बहुत ही खुशी खुशी ये बात बताते हुए, बट ये क्या है, गवर्नमेंट टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन या कोई भी ऐसे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इनकम, कोई बहुत ही बेहतर बात इसमें नहीं कही गई है। तो प्राइवेट ट्यूशन नियम के विरुद्ध है। तो नाम बदल के पढ़ाते हैं बहुत सारे तो गवर्नमेंट टीचर्स, बहुत बहुत सारी तरह तरह की चीजें करते हैं। कोई किसी और के अकाउंट में पैसा ले रहा है, कुछ हो रहा है, 75 तरीके, सैकड़ों तरीके, तो ऐसा लोग करते हैं। बिना मान्यता के स्कूल चलाना मना है, यानी आपका जो स्कूल है वो रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। तभी आप देखते हैं स्कूल के पीछे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड है या फिर आईसीएसई, किसी भी बोर्ड से रिकॉग्नाइज्ड होगा प्रॉपर, बिना मान्यता, और आपके जो टीचर्स हैं वो भी सर्टिफाइड होने चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। हमें मौका मिला था, हम तो कह दिए थे भाई हमको नहीं चाहिए, हमको यूट्यूब से ही कमा लेने, तो हमको नहीं चाहिए सरकार का पैसा। देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें तो ये कुछ कुछ चीजों को प्रोहिबिट करता है। वो क्या है समझते हैं। मेरा मैथ्स नहीं हो पा रहा है, प्लीज मैम करियरविल पे हूँ, प्लीज कुछ बता दीजिए। और मिला इतना अच्छा पढ़ाते हैं उदय सर, इतना अच्छा फीडबैक है हमें, जो टॉपर्स भी आते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, वो सब बहुत ही प्यारा फीडबैक देते हैं, इवन सभी टीचर्स के बारे में। तो उर्मिला, एक तो मैथ्स पढ़ लीजिए वो 15 नंबर वाला उदय सर से, पेडागोजी मैं करा दूंगी, मतलब अभी मैराथन सेशन आएगा उतना भी कर लेना, या जो सेट कराया हुआ है उसको थोड़ा देख लो तो हो जाएगा, थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। देखिएगा, आप समझते हैं हम, ये क्या प्रोहिबिट करता है? फिजिकल और मेंटल हैरेसमेंट। बच्चों को आप तंग नहीं करेंगे, कोई स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं होगा कि माँ बाप का टेस्ट अलग हो रहा है, बच्चे का टेस्ट अलग हो रहा है। ऐसा प्राइवेट स्कूल्स में बहुत जगह पे होता है अभी भी। कैपिटेशन फी, कोई फीस की जरूरत नहीं है, फ्री है, एजुकेशन कंपलसरी है, प्राइवेट ट्यूशन टीचर्स को नहीं देने हैं। रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, तो बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को बंद हो जाना चाहिए, और अगर क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है तो उनको भी टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं, बट यहाँ क्वालिफिकेशन का कोई अंत नहीं है, है ना, हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम हिल जाता है तब जाकर फिर आप कोचिंग्स में आते हैं। अदरवाइज तो ये जो भी आप पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, क्या आपने टीचिंग ट्रेनिंग में नहीं पढ़ा होगा, है ना। और मोस्ट क्वालिफाइड टीचर्स हैं अगर देखा जाए तो, है ना। यहाँ तो एक प्राइमरी का भी अगर कोई नौकरी ले ले 20 साल पहले भी, वो भी कहेगा कि नहीं अब मैं क्वालिफाइड हूँ पढ़ाने के लिए। बट जहां से आप पढ़ के आ रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो बीएड है, डीएलएड है, बीटीसी है, अलग अलग तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज आप करके आते हैं, वहाँ एमएड से लेके एमफिल तक अलग अलग तरह के प्रोफेसर्स हैं, तो वो भी अपनी जगह कहीं ना कहीं देखा जाए वो सिस्टम फेल हो रहा है कि हम उस तरह की एजुकेशन नहीं दे पा रहे, कि फिर बाद में हमें आकर के कोचिंग्स लेनी पड़ रहे हैं। और कोई एक व्यक्ति सामने निकल करके आ रहा है जो ज्यादा मेहनत हमारे साथ कर पा रहा है उस एग्जाम को लेकर के, हमें ज्यादा अच्छे से चीजें समझा पा रहा है, तो कहीं ना कहीं डिग्रीज और सिस्टम फेल होता है, फिर इस तरह की संस्थाएं निकल करके आती हैं। खैर, आते हैं प्राइवेट स्कूल्स में बीपीएल या बिलो पॉवर्टी लाइन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 25%। अच्छा, ये याद रखिएगा, प्यूपिल टीचर रेशो जो है 30:1 है, यानी 30 बच्चों पे एक टीचर, ये है प्यूपिल टीचर रेशो, यानी शिक्षार्थी और शिक्षक रेशो जो है, यानी जहां 30 बच्चों की संख्या है तो एक टीचर, 60 बच्चे हैं तो 2 टीचर, 90 बच्चे हैं तो 3 टीचर, अगर 150 बच्चे हैं, 150 से ऊपर हैं, 150 हैं, तो 4 टीचर प्लस एक प्रधानाध्यापक या अध्यापिका, प्रिंसिपल भी होने चाहिए। ठीक है। अगर हम बात करें प्राथमिक स्कूल बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में, वह उच्च प्राथमिक यानी जो प्राइमरी स्कूल है 1 to 5 का, वो 1 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए आपके घर के। जो एलिमेंट्री या मिडिल स्कूल है 6 to 8 के लिए, वो 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ठीक, 1st to 5th वाला 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ठीक, यानी ये है बच्चे का घर, बच्चे के घर से 1 किलोमीटर पर होना चाहिए प्राइमरी स्कूल, और 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए क्या, मिडिल स्कूल 6th to 8th वाला 3 किलोमीटर के दायरे में
ये बात कही गई। गवर्नमेंट स्कूल की बात हो रही है यहाँ पे ज्यादातर। अगर हम बात करते हैं आगे बढ़ने की, तो कक्षा 1 से 5 में 200 वर्किंग डेज होने चाहिए, यानी 200 दिन स्कूल खुलना चाहिए। कक्षा 6 से 8 में 220 दिन स्कूल खुलना चाहिए, सारी छुट्टियां वुट्टियां हटा के जो टोटल वर्किंग डेज निकल के आए एटलीस्ट 220 दिन स्कूल खुले। इसके अलावा अगर हम कह रहे हैं तो ये कहता है 45 घंटे 45 आवर्स एक हफ्ते में काम करना, एक सप्ताह में टीचर को, जिसमें प्रेपरेटरी या लेसन प्लानिंग के घंटे जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। ये D+B से लेके सब जगह पे पूछा जा चुका है। प्रेपरेटरी आवर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, कहां पर इंक्लूडेड हैं? इन 45 घंटों में एक सप्ताह के हिसाब से लगभग 6 से 7 घंटे जो है एक टीचर को काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो 1st to 5th का टीचर है वो प्राइमरी टीचर कहलाता है। 6th to 10th को हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कह देते हैं। 11th 12th के टीचर को हम PGT या लेक्चरर कह देते हैं। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ये डायरेक्ट पेपर में पूछना पूछे, बट ऐसा कई बार हम घबरा जाते हैं, तो ये एक बेसिक बात हुई। और प्राइमरी लेवल पे 30:1 होना चाहिए, यानी 30 बच्चों पे एक शिक्षक। अगर एलिमेंट्री लेवल है 6th to 8th का तो 35 बच्चों पे, क्योंकि बड़े बच्चे हैं तो ज्यादा बच्चे भी शांत बैठ जाते हैं। जैसे आप तो 22, 23, 35, 32 हजार भी लोग शांति बैठे रहते हैं, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये 6 to 8 के लिए 35:1, प्राइमरी के लिए 1 to 5 के लिए 30:1, 9, 10th सेकेंडरी लेवल है, 11, 12th को सीनियर सेकेंडरी कहते हैं। ये तो एक डिफरेंट तरीके की बात हो गई। अगर बच्चे 150 से ऊपर हैं तो 4 टीचर और 1 प्रिंसिपल होना जरूरी है। NCF पे आ जाते हैं। ये मुख्य बातें थी RTE की। बाकी इसमें 8 सेक्शंस हैं जिनमें अलग अलग बात हुई है, बट वो सब महत्वपूर्ण CTET के लिए नहीं है, आज तक तो पूछ नहीं गए। देखिएगा, अब समझते हैं NCF की कहानी। NCF एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, कैसा डॉक्यूमेंट है? एक ऐसा डॉक्यूमेंट है NCF। हंस लो तुम, क्या कह रही हो? पेपर का डॉक्यूमेंट है। निशा कह रही है #निशा का लॉजिक, है ना, दुनिया में अलग एकदम लॉजिक। देखिएगा, तो NCF एक पेपर का डॉक्यूमेंट नहीं है, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। तो अगर हम NCF की बात करें तो ये NCERT का डॉक्यूमेंट है, पेपर का नहीं। पेपर में प्रिंट निकाला गया है बाद में। तो NCF की अगर हम बात करें, NCF 2005 तो एक डॉक्यूमेंट है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। यानी पूरे देश के लिए, राष्ट्र के लिए करिकुलम का फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कि किस तरह की एक्टिविटीज स्कूल में होनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाना चाहिए, किस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, पीस एजुकेशन होनी चाहिए, मैथ्स होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। दुनिया भर की रिकमेंडेशंस इसमें हैं। सेंट्रल स्कूल में डायरेक्ट एडमिशन रेफर टू एज क्यों नहीं होता? अरे बहुत ड्रामे शांतनु, हम असफल हो जाते हैं एज अ सिस्टम और एज सिटीजन्स, जो चीजें डॉक्यूमेंट्स में होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में। तभी तो आप देख रहे हैं ना 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। अभी एक वाकया याद आ गया बट बता नहीं सकती। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कब से हम बात कर रहे हैं? 64 से, 1964 से, और आज तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है अरे इसको ढो लो, अभी भी, मतलब ढोते रहो। NCF उससे पहले कह रहा था, उसके बाद लर्निंग विदाउट बर्डन से उस टाइम पे जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई वो अलग कह रही थी। सब तो कह ही रहे हैं कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अप्लाई कर लो। हो कहां पा रहा है? तो कुछ हद तक हो पा रहे हैं, कुछ हद तक नहीं हो पा रहा। बहुत बड़ा देश है, बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, तो वो धीरे धीरे जाके कहीं अप्लाई हो पाती हैं चीजें। तो NCF 2005 की अगर हम बात करें तो बहुत सारी तो ऐसी बातें हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो जमानों से कह रहे हैं हम कि कर लो, बट हो नहीं पा रहे। तो NCF 2005 एक डॉक्यूमेंट है जिसको NCERT ने प्रिपेयर किया। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, 1963, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जो एजुकेशन में रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए एक काउंसिल है। NCERT हम सभी जानते हैं, किताबें पढ़ते हैं आप NCERT की, ऑथेंटिक बुक्स होती हैं एकदम। तो अगर हम बात करें तो NCERT के द्वारा प्रिपेयर्ड है, क्योंकि ये स्कूल एजुकेशन में वर्क करता है। एक NCF होता है NCF TE, टीचर एजुकेशन के लिए, 2009 में आया था, और इसको NCTE प्रिपेयर करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो ये एक डिफरेंट चीज हो गई, इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। NCF 2005 में पूछा जाएगा, और अभी एक नया NCF भी आया है, बट मुझे लगता है इस साल क्वेश्चन पूछेंगे। अगर एक शिफ्ट में भी पूछ लिया तो हम तुरंत आपको दूसरी शिफ्ट में वो करा देंगे, तो अभी से उसको पढ़ने का कोई खास फायदा है नहीं। तो NCF की जब हम बात करें तो NCERT ने प्रिपेयर किया है, ये 4th NCF है। सबसे पहले 1975 में आया NCF, फिर 19, बताओ कौन सी ईयर में आया, कि मुझे क्या पता है, 77, 1988, एक मिनट, हमें तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, 1988, ईयर 2000 और 2005।
ठीक, ये 4th एनसीएफ था आपका, एनसीईआरटी ने प्रिपेयर किया ऑफ कोर्स। तो 1975 में आया, फिर 1988 में आया, फिर ईयर 2000 में आया और ईयर 2005 में आया। तो हम 2005 जो इसी को अभी तक हम फॉलो कर रहे हैं लगभग हर जगह। तो ये हमें ध्यान रखना है, 4th एनसीएफ है, एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर्ड है। 22 भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ, यानी जो 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, उनमें इसको ट्रांसलेट करके अलग अलग तरीके से हम एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन ला पाए, करिकुलम उस तरह से डिजाइन कर पाए। प्रोफेसर यशपाल, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसको नेशनल स्टीयरिंग कमेटी कहते हैं। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, चेयरपर्सन थे इसके कौन? प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, चेयरमैन कहने से बचेंगे, जेंडर बायसनेस हो जाएगी। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। एक कमेटी थी, अगेन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, उसके ये हेड थे, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी। और इसमें एक बात होती है, मैंने अलग से अगर एक सेशन लिया हुआ होगा इस पे, एक बार देखना। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक एस्से था जिसपे ये पूरा बेस किया गया। फिर एक रिपोर्ट आई थी 1992-93 में, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के, उससे भी प्रभावित हुआ ये। 8वीं अनुसूची में जो हमारी 8th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 भाषाएं हैं, 22 की 22 भाषाओं में इसको ट्रांसलेट किया गया। इसमें कहा गया कि जो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर, यानी टेक्स्ट बुक सेंटर्ड ना हो, जो लर्निंग है टेक्स्ट बुक को सब कुछ ना माने, एक्टिविटीज डिफरेंट तरीके होने चाहिए। जो लर्निंग है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब क्या है? जहां टीचर भी एक्टिव है, जहां बच्चा भी एक्टिव है। जग और मग मॉडल को फॉलो ना करे। जग एंड मग क्या होता है भाई? कि जग एक बड़ा सा टीचर है और मग एक छोटा सा बच्चा है जिसमें भर देंगे आप सब कुछ, जो मैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में आपको दिखाती हूँ, वो नहीं होना चाहिए। टीचर और बच्चे दोनों मिल करके एक्टिविटी करके, पैसिव कोई नहीं है, एक्टिव हैं और लर्निंग को क्रिएट कर रहे हैं, ये कहता है एनसीएफ। इस पे क्वेश्चन आ चुका है कि किस पे बेस्ड है? कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड है। 2018 दिसंबर में सीटेट में क्वेश्चन इस पे आया था। ठीक है, सीटेट के फॉर्म में साइन और पिक में करेक्शन मांगा था, वो मैंने कर दिया था। ये क्लियर क्या होगा, कब अप्रूव होगा वो मानेंगे या नहीं। और प्लीज बेस्ट विशेस तो है ही साहिबा, एक बार वो ओपन करके देख लो ना एप्लीकेशन, या कुछ अगर आपको रिजेक्शन मिला है, कोई मेल आया है, नहीं तो इनको मेल कर दो, इन्होंने एक ईमेल आईडी दिया हुआ है सीबीएसई वालों ने, जाके विजिट कर लो। ये आपके एंड में थोड़ी सी जिम्मेदारी बन जाएगी इस चीज की। अगर फेल नहीं हुआ है तो फिर तो हो ही जाएगा। एनसीएफ 2005 में रचनावाद की समझ प्राप्त होती है, बेस्ड है किस पे? कंस्ट्रक्टिविज्म पे, रचनावाद पे। वही रचनावाद जिसको पियाजे और वाइगोस्की बिलोंग करते हैं, ब्रूनर बिलोंग करते हैं, यानी जो बच्चे को एक्टिव रखने पे फोकस करता है। यानी बच्चा क्या है? सक्रिय है, ज्ञान का निर्माता है ना। सोसाइटी हो या पियाजे के अनुसार फिजिकल एनवायरनमेंट हो, नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। टीचर क्या है? फैसिलिटेटर है, सुविधा दाता है ना। टीचर वो नहीं है, एक गार्डनर की तरह है जो फैसिलिटेट करे, जहां जरूरत हो वो अवेलेबल हो, बच्चों को बूस्ट करे। टीचर भी एक्टिव, बच्चा भी एक्टिव। ऐसा नहीं टीचर का रोल नहीं है, टीचर का क्या रोल है? फैसिलिटेटर का, सुविधा दाता का। तो जैसे एक पौधा आप लगाते हैं तो उस पौधे में दुनिया भर का पानी एक ही दिन में डाल देते, सारी सनलाइट एक ही दिन में नहीं दे देते, खींच के बड़ा नहीं कर देते। इसी तरह से बच्चों को आप माहौल देते हैं तो फैसिलिटेट करते हैं, माहौल तैयार करेगा टीचर, डिक्टेटर नहीं होगा। अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य बहुभाषावाद होना चाहिए, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म। एक मल्टीलिंगुअल कंट्री में अगर हम बात करें तो लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है, ऐसा हम कह रहे हैं। दूसरा, सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश एज अ नॉर्मल थिंग। इसमें दो चीजें आती हैं, मैंने बहुत पहले कई बार डिस्कस कर चुकी हूं कि अगर आपसे मल्टीलिंगुअल कंट्री पूछा जाए तो आप कहेंगे ग्लोबल लैंग्वेज है इंग्लिश। और अगर आप ये कहें कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में, वैसे हम इंग्लिश को पढ़ते हैं क्योंकि मातृभाषा तो है नहीं हमारी, तो ये दोनों ही बातें सही होती हैं। इस पर बहुत विवाद रहता था। लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करेगा ही कि बच्चा करके सीखे और बहुभाषिता, एक से अधिक भाषाएं बच्चा सीख पाए, चाहे वो अंग्रेजी हो या कोई भी भाषाएं हो, बाकी सबको बढ़ावा देना है। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक ना होकर के क्लासरूम को चाइल्ड सेंटर्ड सेंट्रिक होना है। इसके कुछ 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। वो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स कौन से हैं? कि एक तो लाइफ आउटसाइड द स्कूल, यानी जो बच्चा है उसकी बाहर के जीवन से जोड़िए ज्ञान को, जो वो रियल दुनिया में सीखता है वैसे एग्जाम्पल्स दीजिए। ठीक। और अगर हम बात करें रोट लर्निंग से दूर ले जाइए लर्निंग को, रट्टाफिकेशन, रटंत विद्या चलंत नहीं, क्या करिए? एक्टिविटी सेंटर्ड बनाइए। तीसरी चीज क्या है? करिकुलम को थोड़ा एनरिच्ड बनाइए, जो टेक्स्ट बुक के बाहर की दुनिया में जाए, सिर्फ रटने पे फोकस्ड ना हो। इसके अलावा फोर्थ क्या है? एक ऐसी आइडेंटिटी क्रिएट हो बच्चे की जो नेशन के लिए एक धरोहर के रूप में साबित हो, एसेट के रूप में साबित हो, डेमोक्रेटिक व्यक्ति बन पाए, अपनी बात कहना, दूसरों की बात सुन पाना, ये सारे गुण उसमें हो पाए। एग्जामिनेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाइए, बच्चे को डर ना भर जाए उसके अंदर एग्जाम को लेकर के। तो क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, एक्टिविटीज से लेके अलग अलग तरह की चीजें जो भी हम
रिफॉर्म्स एग्जामिनेशन में ला सकते हैं वो ला पाए। तो ये 5 हिंदी में गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैंने अभी आपको इंग्लिश में दिखाया था। मोनिका क्या कह रही है, मैम क्या आप केवीएस पीआरटी क्लास करियर पर बाइलिंगुअल लेंगी या सिर्फ इंग्लिश में लेंगी? मोनिका, जैसे क्लासेस चल रही हैं आपकी या चलती हैं जनरली, जिसमें मैं हिंदी अगर इंग्लिश यदि मैं प्रयोग कर रही हूँ, अभी मेरी स्पीड भी मैंने थोड़ी कम कर दी, अगर आप करियर पे देखेंगे थोड़ा डिटेल में चलते हैं, रुक रुक के चलते हैं, प्रॉपर समझते हैं, क्योंकि डेली क्लास होती है, समय बहुत है। तो उस केस में तो मेरी कोशिश रहती है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ पाएं, लेकिन आप एक डेमो लेक्चर लेके देख लीजिएगा। अगर उसके बाद आपको लग रहा है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आप प्लीज वहां एनरोल ना करें, क्योंकि इस चक्कर में कई लोगों में डर है बस हिंदी और इंग्लिश का। अदरवाइज नॉर्मल आम बोलचाल की भाषा में ही समझ रहे हैं हम। जैसे कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनको हमें इंग्लिश में ही पढ़ना होता है, चाहे आप हिंदी मीडियम के भी हैं तब भी, तो वही भाषा रहेगी जिस तरह से मैं पढ़ाती हूँ। थोड़ा हिंदी इंग्लिश दोनों का ही कोशिश तो ये रहेगी ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो पाए, ठीक है ना। तो अभी एक सेशन होगा 12 या 13 को, मैं एक सेशन लूंगी, तो उसी तरह से फिर आपको आइडिया लग जाएगा कैसे पढ़ाई होने वाली है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मुख्य उद्देश्य वही कि ज्ञान जो स्कूल में या क्लास में पढ़ रहे हैं उसको बाहर के जीवन से जोड़ें, रटंत प्रणाली से दूर करें, मुक्त करें। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न हो, एक्टिविटी सेंटर्ड हो, जो लर्निंग है विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी पैदा हो जो नेशन के लिए एक रिसोर्स या एसेट का काम करें। तो ये कुछ बेसिक बातें, अगर इन 5 बातों को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपका एनसीएफ का क्वेश्चन गलत नहीं होता। और ये शिक्षा बिना बोझ के आभार की लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 की रिपोर्ट थी जिसपे ये बेस्ड था एनसीएफ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पोर्टफोलियो, अब ये सीसी की बात हो गई, 1 मिनट में समझा के और निकल जाएंगे हम। लास्ट टॉपिक है, फिर छुट्टी हो जाएगी आपकी। और इसी बात पे आप लाइक शेयर कर दीजिए अगर भूल गए हो, ना भी भूलें। वैसे मुझे खुद जब पढ़ाने की बात होती है तो ये सब याद रहता नहीं है। शांतनु क्या कह रहे हैं, बिग हार्ट मैम, आफ्टर केवीएस पीआरटी सिलेक्शन इट्स माय ड्रीम टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑन इंटरव्यू विद यू। शांतनु बिल्कुल कोशिश पूरी रहेगी, सबका इंटरव्यू हम नहीं ले पाते हैं, बट बिल्कुल कोशिश रहेगी। आपकी स्टोरी अगर इंटरेस्टिंग है या आप 2-4 बार मेल कर देते हैं सही समय पे तो कोशिश रहती है और कि हम सेशन ले पाए, या एक फॉर्म भी फिल करने का ऑप्शन होता है उस टाइम पे। अब लास्ट टॉपिक है आज का, और शांतनु एक कोर्स की फीस आपने आज सुपर चैट कर करके बहा दी है। थोड़ा पैसे को बचा के रखो यार, हैं ऐसी तो क्या ही बात हो गई, बहुत पैसा है, जिंदगी कम है, जिंदगी क्या क्या बोलती थी मैं, जिंदगी कम पैसा बहुत, समथिंग ऐसा ही कुछ होता था, है ना। हाँ, एक डायलॉग होता था कॉलेज के टाइम पे, पैसा होता नहीं था वैसे सच में तब, है ना। पैसा बहुत जिंदगी कम, हाँ ये होता था। खैर छोड़िए, ये सब बातें हंसी मजाक की हैं। आ जाइए इधर वापस से, देखिएगा समझते हैं। कोई कह रहा है कोई मुझे दे दो, शॉपिंग करना है। नहीं संजना, फिर तो ठीक है, उनको सुपर चैट ही कर लेने दो, आपकी शॉपिंग पे हम पैसे व्यर्थ नहीं कराएंगे। चलिए सीसीई पढ़ते हैं 2 मिनट में और निपटा देंगे। असेसमेंट के बारे में हमने एनईपी में बहुत बात की है, उसी से थोड़ी बहुत जुड़ी हुई बातें हैं। सीसीई सीबीएसई ने लागू किया 2009-10 के आसपास की बात है, और जब ये ग्रेडिंग सिस्टम जीपीए सिस्टम आया। सीसीई क्या है, इसमें 3 चीजें हैं सीसीई में, इसको ऐसे समझेंगे अपने निमोनिक के फॉर्म में ही, जो स्टाइल अपना है बाबूराव वाला। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। कॉन्टिन्यूअस को हम क्या कहते हैं, सतत। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का सिंपल मतलब होता है व्यापक, ठीक है जी, व्यापक। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं, करवाली बेइज्जती हो गई खुश, ये कोई तो कह रहा है, आपस में एक दूसरे को कहते रहते हैं कि इसका फ्री क्लास चलाइए। यार मैं आपको तरीके सारे बता दूंगी, लेकिन बीच में सीटेट है तो या तो एंड में मैराथन्स हो पाई तो अभी से मैं वादे नहीं करूंगी, पता चले मैं उस टाइम पे व्यस्त हो गई, बट हाँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भरपूर हो जाएगी। और बहुत ज्यादातर अगर आपको करना है ना तो ज्यादातर चीजें फ्री मिल जाएंगी आपको चैनल पे। 2500 के आसपास वीडियोस हैं, इतना फ्री पढ़ाया है, जब फ्री की बात नहीं होती थी ना टीचिंग एग्जाम्स में, तब से फ्री चल रहा है। तो आप अगर सच में आपको दिक्कत है तो या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैंने कुछ लोगों को फ्री भी एक्सेस दिलाया है कोर्स का, जिनको एक्सट्रीमली दिक्कत है। झूठी बातें मत करिएगा, क्योंकि वो फिर एक गलत चीज हो जाएगी। पूरी टीम लगी हुई होती है, पूरा सर्वर से लेके नोट से लेके दुनिया भर की चीजें तैयार होती हैं। मैं आपको अकेले बहुत कुछ करा सकता हूँ, बट बाकी लोगों के एक्सपेंस पे नहीं। तो अगर सच में दिक्कत है तो आप मेल कर दीजिए, मैं फ्री एक्सेस भी दिला
दिलाया है कई लोगों को। उसके अलावा अगर उतना भी नहीं है और यूट्यूब से ही पढ़ना है तो इतना कराया हुआ है कि आप ढूंढ ढूंढ के चैप्टर्स पुराने वीडियोस से निकाल निकाल के ज्यादातर चीजें कवर हो जाएंगी। कुछ % अगर रह जाता है तो वो नया होगा, उसके लिए मैं आपको रिसोर्सेज बता दूंगी कहाँ से पढ़ने हैं। और अगर फिर भी पेडागोजी पढ़ना है तो पेडागोजी स्पेशल बैच KVS के लिए आया हुआ है, 800 का बैच है, 1650 रुपए फीस है एग्जाम के फॉर्म भरने की। आज ही मुझे किसी ने बताया बैच में कि वो 1500 रुपए लेकर के गई थी अपनी मदर के साथ, अर्चना नाम था उनका, और उसमें टैक्स वैक्स लग जाता है, फिर पेपर जो आपका फाइनल पेमेंट होता है, तो वो 1650 रुपए में फॉर्म भरा गया। वो बैंक पे डिपेंड करेगा कितनी कितनी फीस है किस बैंक की, KVS का। तो फॉर्म भरने के पैसे 1650 हैं। बैचेस आपको 800 और 2000 में मिल रहे हैं, जिसमें 10-10, 12-12 टीचर, नोट्स और दुनिया भर की चीजें हैं। ठीक, चलिए समझते हैं। तो इवेल्युएशन कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, अब बीच में मत बोलिएगा, लास्ट में बातें करेंगे। कॉन्टिन्यूअस एंड, तुम्हें क्या लगा तुम्हें बोल रही हूँ, सतत एवं, इंसान को पता होता है अपने लक्षणों का, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। व्यापक का मतलब क्या है, यानी सभी पक्षों में, सभी पहलुओं में। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है, होलिस्टिक। होलिस्टिक में क्या आ गया, सर्वांगीण, जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं। ये आपने अपने BEd में, DLEd में, हर सब्जेक्ट में पढ़ा है, बोर हो जाते थे पढ़ पढ़ के। EVS में भी यही लिख के आना है, CDP में भी यही लिख के आना है, मैथ्स में भी यही लिख के आना। CCE ऐसा टॉपिक है जो सब में कॉमन है, और आज आप सीटेट में देखते हैं सभी में कॉमन आता ही है। तो अगर हम बात करें होलिस्टिक की, तो इसमें एक होता है स्कोलैस्टिक पक्ष, यानी शैक्षिक पक्ष, जो पेन और पेपर से संबंधित है। स्कोलैस्टिक एस्पेक्ट, जिसको हम शैक्षिक पक्ष कह रहे हैं, जिसमें पेन पेपर टेस्ट होगा, है ना, मेमोरी बेस्ड चीजें भी होंगी, मैथ से जो भी है। और दूसरा है आपका को स्कोलैस्टिक पक्ष। को स्कोलैस्टिक पक्ष, को स्कोलैस्टिक यानी सह शैक्षिक पक्ष, सह शैक्षिक पक्ष। ठीक, अब को स्कोलैस्टिक क्या है भाई, जितने भी करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज है ना, स्कोलैस्टिक मतलब पढ़ना लिखना, कॉग्निटिव एस्पेक्ट से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं। को स्कोलैस्टिक क्या है, स्पोर्ट्स हो सकता है, ड्राइंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, कुछ और में आप अच्छे हो सकते हैं। तो बच्चे के दोनों ही पक्ष में उसका आकलन करना है। सिर्फ पेन पेपर में जो लास्ट दिन वो लिख करके आ गया उसी पे नहीं, वो बाकी पक्षों में कैसा है, उसका संज्ञानात्मक पक्ष, उसका अफेक्टिव पक्ष, उसका साइकोमोटर डोमेन, सब में कैसा है। श्वेतलानिया भोविक कह रहे हैं कि आई एम फ्रॉम कोलकाता, क्लियर्ड सीटेट 2021 इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली बाय फॉलोइंग लेट्स लर्न दिस संडे दे विल बी WB टेट, प्लीज गिव मी ब्लेसिंग्स मैम, ऑल द बेस्ट। भाई आप सभी को, जितने भी लोग वेस्ट बंगाल से हैं, मैं सारे सब्जेक्ट की मैराथन यानी नहीं ले पाई हूँ, बट आप प्रीवियस मैराथन प्लीज देख करके जाइएगा, उस केस में आपको हेल्प मिल जाएगी इनफ, और जो नोट्स दिए हैं। ठीक, अगर हम बात करें स्कोलैस्टिक प्लस को स्कोलैस्टिक मिल करके होलिस्टिक बनता है, सर्वांगीण बनता है, 360 डिग्री बनता है। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ सभी पक्षों से है, ऑल एस्पेक्ट से है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि लगातार, कॉन्टिन्यूअस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही आप बच्चे का आकलन करते रहें। आकलन या मूल्यांकन की जरूरत क्या होती है कि आपको फीडबैक मिले कि जो आप पढ़ा रहे हैं, जो आप सिखा रहे हैं और बच्चे सीख रहे हैं, क्या वो काम का है, उसके ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव हो पा रहे हैं। इवैल्यूएशन का ही एक भाग है, इवैल्यूएशन का क्या है, हिस्सा है। मैं नेक्स्ट पेज पे दिखा देती हूं। असेसमेंट, आकलन क्या है, जस्ट एक पार्ट है इवैल्यूएशन का। असेसमेंट यानी आकलन, तो आकलन एक हिस्सा है मूल्यांकन का। आकलन हम फीडबैक की तरह यूज करते हैं। अभी असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग पे भी आएंगे। और इवैल्यूएशन एक बड़ा सर्कल है जिसके अंदर समाहित हो जाता है असेसमेंट। तो असेसमेंट जनरली हम देखते हैं फीडबैक के लिए होता है, फीडबैक के लिए होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, कहां आपको बदलाव की जरूरत है, कहां बेहतरी कर सकते हैं, किन मेथड्स में परिवर्तन की जरूरत है, ये सब आकलन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। आप बच्चे का टेस्ट ले रहे हैं, क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही है और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आकलन फीडबैक के लिए। ये ध्यान रखिएगा, आप फीडबैक के लिए ले रहे हैं, बच्चे को जज करने के लिए, उसको लेबल करने के लिए, उस पर ठप्पा लगाने के लिए नहीं ले रहे हैं। ये नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए साहिबा। अगर ठीक से सबमिट हो गया था तो, अगर टाइम से नहीं आया एडमिट कार्ड तो पहुंच जाइएगा CBSE, या उनको मेल लिख दीजिएगा। अरे अगर नहीं होगा ना, शांतनु, KVS में अगर सिलेक्शन हो गया तो सभी को दिल्ली में शानदार पार्टी
भले टॉप ना कर पाए तो शांतनु मेहनत करिए। अगर जैसा शब्द हट जाएगा फिर। अगर हम इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो इवैल्यूएशन में असेसमेंट भी शामिल है, तो इसमें जजमेंट प्लस इंप्रूवमेंट या फीडबैक दोनों शामिल होते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि आप बच्चे का जो आकलन करते हैं उसको टेस्ट करते हैं इसलिए कभी नहीं करते कि लेबल करें, उस पर ठप्पा लगाएं, ये पुअर है, ये बिल्कुल खराब है पढ़ने में, ये एक्सीलेंट है, ये इतने % लाता है, ये नहीं करना है। फीडबैक के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए हमें कोशिश करनी है। ठीक, जजमेंट के लिए इवैल्यूएशन में जजमेंट भी शामिल है, इंप्रूवमेंट भी शामिल है, इसमें दोनों चीजें शामिल होती हैं। लेकिन जनरली कभी भी पेपर में ऐसा नहीं होगा कि जजमेंट के लिए इवैल्यूएशन की बात भी करे, वो इंक्लूडेड है उस चीज में। अब असेसमेंट में भी हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं चीजें। असेसमेंट को भी 2 प्रकार में बांटा हुआ है, एक है फॉर्मेटिव असेसमेंट, दूसरा है सम्मेटिव असेसमेंट। असेसमेंट यानी आकलन। अब ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, FA बोल रहे हैं रचनात्मक आकलन, और दूसरा है सम्मेटिव असेसमेंट जिसको हम योगात्मक आकलन बोल रहे हैं। जनरली जो इनकी अब तो वैसे टर्म 1 टर्म 2 आ गए, बट आपका पेपर अभी भी यही कह रहा है कि 60% जो है वो वैल्यू है SA1 और SA2 की, और FA जो कि 4 होते हैं साल में, उनकी वैल्यू है 10% के हिसाब से 40%। ठीक है, इसमें ये फीडबैक के लिए लिया जाएगा और वो जजमेंट के लिए लिया जाएगा। जो FA है वो फीडबैक के लिए, रचनात्मक का मतलब ये फीडबैक, इंप्रूवमेंट, इन सब के लिए। SA जो है वो जजमेंट के लिए लिया जाता है, इतने % आए, एंड में क्या रिजल्ट निकला उसके लिए, एंड रिजल्ट के लिए। ऐसे में आपका हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम या बोर्ड एग्जाम्स। FA में जो भी आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट, डेली बेसिस पे जो आप बच्चों को कॉन्टिन्यूअसली असेस कर रहे हो अलग अलग पक्ष में, वो सब चीजें आती हैं। अगर आप FA और SA को आपने समझ लिया, 60% जो वेटेज है वो SA की है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहती है। असेसमेंट, असेसमेंट यानी आकलन, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, और देखिए ऑफ लर्निंग यानी सीखने का आकलन। पहले लिखेंगे एज लर्निंग यानी सीखने के साथ आकलन। टाइम बताना, ठीक है, ओके। फॉर लर्निंग यानी के लिए, ऑफ लर्निंग यानी का आकलन, यानी बाद में होगा ये ऑफ। ठीक, तो एज लर्निंग की जब भी बात होती है, एज का मतलब ये सेल्फ असेसमेंट या पीयर असेसमेंट, यानी या तो बच्चा स्वयं का आकलन खुद कर रहा होगा, या फिर पीयर्स यानी उसके जो साथी समूह है, जो अभी आपकी NEP भी कह रही है, यही बात रिपीट होती है सब जगह, जो सहपाठी हैं, उसके क्लासमेट्स हैं, वो एक दूसरे की नोटबुक चेक कर रहे हैं या पूछ रहे हैं एक दूसरे से क्वेश्चंस, फिर एक दूसरे को रेट कर रहे हैं। पीयर ग्रुप या फिर सेल्फ, आप खुद आकलन जब खुद का कर रहे हैं, ये क्या हुआ, एज लर्निंग हुआ। ये भी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग होता है, यानी जब टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया चल रही है तभी, क्लासेस में इधर उधर जब भी एक्टिविटी चल रही है उसी दौरान होगा। उदय सर की क्लास है 11 से 1 संडे को ऑफलाइन, आप बिल्कुल आ सकते हैं, उनका सर खा सकते हैं, आई मीन उनसे कितने भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अना कंचन मेरी 1 से 4 है और उनकी कितने से कितने हैं, 11 से 1। ठीक है, चलिए और समझते हैं फॉर लर्निंग क्या कहानी है भाई। आप सारे डाउट्स अपने लेके आ सकते हैं सीटेट के रिगार्डिंग। फॉर लर्निंग बस उठ के नहीं आना है सीट से, क्योंकि मिसमैनेजमेंट हो जाता है कोशिश करनी है, वहीं से पूछ लेना है, माइक दे देंगे आपको। फॉर के लिए, फॉर लर्निंग क्या है भाई, फॉर लर्निंग है ये भी ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ही होगा, ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, TL यानी क्लासरूम में चल रही है पढ़ाई, और ये उसी के लिए होगा। फीडबैक के लिए होगा, इंप्रूवमेंट के लिए होगा। अगेन इसमें टीचर और लर्नर दोनों आ सकते हैं, यानी टीचर भी शामिल हो सकता है और लर्नर भी जहां जरूरत पड़े। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपकी क्लास शुरू हो गई है या बीच में टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, शुरुआत में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये फॉर लर्निंग है। जो FA का पार्ट होते हैं, एज भी और फॉर लर्निंग भी, असेसमेंट फॉर लर्निंग भी और असेसमेंट एज लर्निंग भी, फॉर्मेटिव असेसमेंट रचनात्मक आकलन। यहाँ पेन पेपर से ज्यादा एक्टिविटी बेस्ड आकलन होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं ऑफ लर्निंग की, तो ये सम्मेटिव का पहलू है, यानी ये सम्मेटिव आकलन के अंदर आता है, ये जजमेंट के लिए कहीं ना कहीं होगा, फीडबैक से ज्यादा। भाई आपका अगर पेपर सीटेट का फाइनल हो गया, जिस दिन आप दे करके आ गए, तो ऑफ लर्निंग हो गया ना, आज तक की जितनी लर्निंग थी सब पता लग जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, बात खत्म, उनको नहीं फर्क पड़ता कैसे सीखा। तो कैसे सीखा, फॉर लर्निंग और एज लर्निंग में ध्यान दिया जाता है। जैसे आप अभी सीख रहे हैं, आपका कोई डाउट है, आपने पोल में गलत जवाब दे दिया,
दुनिया तो खत्म नहीं हो रही, फीडबैक के लिए है, फॉर लर्निंग है। मैंने आपसे बीच में कोई क्वेश्चन पूछ लिया, फॉर लर्निंग है। आप खुद से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एज लर्निंग है। लेकिन फाइनल रिजल्ट के लिए जब पूछा जा रहा है, फाइनल पेपर है, जजमेंट के लिए है, इतने % नंबर दिया जाएगा, तो वो ऐसे है, ये पेन पेपर टेस्ट होगा। बाकी जो है फॉर और एज, ये एक्टिविटी बेस्ड होंगे, है ना। ये पेपर पेंसिल टेस्ट जिसको हम कहते हैं, ऐसे पेपर पेंसिल टेस्ट होगा। आप किसी को इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, क्योंकि ऐसे बात तो इस पे कितनी भी देर की जा सकती है, बट जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो यही है। याद रखिएगा, हम आकलन इसलिए करते हैं, जो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लर्निंग के उद्देश्य हैं, कि भाई आप जब लेसन प्लान भी बनाते हैं तो कुछ जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, विशिष्ट और सामान्य उद्देश्य होते हैं, कि भाई इस चैप्टर को पढ़ के बच्चा ये सीखेगा। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है? अच्छा, इंग्लिश से उसकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी, लैंग्वेज अच्छी होगी, फलाना अच्छा होगा, ढिमकाना अच्छा होगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किस सीमा तक, किस हद तक अचीव हो पाए, इससे इसका पता आकलन लगाता है। तो ऑब्जेक्टिव्स के अचीव होने की जो बात है वो आकलन के द्वारा संभव होती है, या इवैल्यूएशन के द्वारा संभव होती है। क्लियर है बात? अब अगर हम बात कर रहे हैं तो आकलन के कुछ टूल्स होते हैं, जैसे कि पोर्टफोलियो, पेपर में पूछा ही जाता है। टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट बोलते हैं, अगर आपने सेशन लिया होगा सीसीई वाला। टेक्निक्स, इससे खराब मैं नहीं लिख सकती, थोड़ा साफ लिख देती हूँ। टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट यानी तकनीकें हैं आकलन की। टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, समझ जाइएगा, इसमें बहुत सारे तरीके हैं, सैकड़ों तरीके हैं। और टेस्ट के भी 2 टाइप है, एक स्टैंडर्डाइजेशन, एक टीचर मेड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा होता है, मैंने किसी मैराथन में आपके साथ डिस्कस किया था, दोबारा रिपीट अभी नहीं करूंगी। वैलिडिटी होती है, उसमें वैलिड होता है, रिलायबिलिटी होती है, ऑब्जेक्टिविटी पाई जाती है ना। जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट होगा उसमें भी नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है, केबीएस जैसा, जिसमें परसेंटेज मैटर करेगी, या D+B जैसा। और दूसरा है CRT, सीटेट या टेट जैसा, जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग है चीजें। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट के दोनों उदाहरण है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट की प्रॉब्लम क्या है? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान नहीं रख पाते, जबकि टीचर मेड टेस्ट फ्लेक्सिबल होते हैं, वो ध्यान रख पाते हैं। अगर टेक्निक्स की बात करें हम, असेसमेंट के बहुत तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका है पोर्टफोलियो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बताइए जरा, बताइए मोहतरमा। छोड़ दिया तुम, दिमाग घर पे रख के आ गई, खत्म है। शादी कर रही हो तो ऐसे करोगी? ये देखो, मैं जान के मजे ले रही हूँ उसके, कुछ नहीं कर रही है। बताओ बताओ, फटाफट से बताओ। टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, चक्कर आ गए कई लोगों को ये सुनकर के हमारे आसपास, कोई बात नहीं, होता है। फटाफट से बताइए, बस आप सोने चले जाइएगा। ये लास्ट टॉपिक है पोर्टफोलियो करके, फिर आप सो सकते हैं। फिर मेटाकॉग्निशन, मेमोरी वाला क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन है आपका टाइप्स ऑफ प्ले, ये मैं किसी और दिन करा दूंगी, है ना। इंग्लिश नोट्स का भी एक डिस्कशन क्लास, अरे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, वो मैराथन सेशन होंगे आपके, डोंट वरी। गजब बेइज्जती है। लिखो लिखो लिखो, मैं देखना चाह रही हूँ कितने लोग सच में पढ़ रहे हैं। हाँ, क्या पूछे हैं, भूल गए क्या? चेकलिस्ट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और र्यूब्रिक्स तो एक स्टैंडर्ड है, एक पैमाना है कि इस सेट पे इतने % क्वेश्चंस मुश्किल आएंगे, सॉरी इतने % क्वेश्चंस आपके इजी आएंगे, इतने % क्वेश्चन मॉडरेट आएंगे। तो वो उस स्टैंडर्ड पे सेट होता है, उस स्टैंडर्ड को, उस पैमाने को र्यूब्रिक कहते हैं। चेकलिस्ट हो गई, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गए, और भी सैकड़ों तरीके हैं। इंटरव्यू हो गया, देखो लोगों को याद आने लगा है। सोशियोमेट्री हो गई, एग्जैक्टली। और बताइए सरकार, ऑब्जर्वेशन हो गया। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने आग लगा दी, लिटरली नहीं, मेटाफोरिकली। चलिए बहुत बढ़िया, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को कुछ कुछ बातें याद हैं। तो पोर्टफोलियो हो गया, चेकलिस्ट हो गई, रेटिंग स्केल नाम की एक चीज होती है जो किसी ने बताई नहीं, ठीक। रेटिंग स्केल हो गया, और क्या हो गया, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो गए, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जिसको हम कह रहे हैं, इसमें भी इंटरव्यू आपका पहले से प्लान्ड हो सकता है,
मिक्स्ड हो सकता है। ऑब्जर्वेशन कई बार ऐसी होती है जो स्ट्रक्चर्ड होता है, बच्चे को पता हो, कई बार उसको नहीं पता होता, तब भी आप उसका आकलन कर रहे हो कि वो कोई एक्टिविटी कर रहा है, मान लीजिए पेंटिंग कर रहा है, कोई ओरल टेस्ट दे रहा है, तो आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता कैसी है, यानी वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करता है, कोई और एक्टिविटी और चीजें उसके अंदर की जो भी एप्टीट्यूड्स हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेलते हुए, यानी डेली बेसिस पे आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही है कॉन्टिन्यूसली आप असेस कर रहे हैं बच्चे को, दूसरा कॉम्प्रिहेंसिवली हर एक पक्ष में, जज करने के लिए नहीं, फीडबैक के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। पोर्टफोलियो क्या है? एक तरह की फाइल है ना, आपके काले चिट्ठे हैं, आई मीन इसमें ज्यादातर अचीवमेंट्स शामिल होती हैं या कुछ जो भी विशेष है बच्चे के बारे में या जो भी उसने किया है वो सब इसमें इंक्लूडेड होगा। पोर्टफोलियो मान लीजिए किसी की शादी हुई होगी, आसपास आपने देखा होगा, तो एक एल्बम जिसको हम कहते हैं ना, तो वैसा है ये कि अच्छे अच्छे फोटोज तो बहुत सारे थे वहां। एक ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये स्टेजेस में या चरण जितने भी स्टेप्स हैं अलग अलग लर्निंग के, उस पे जो भी खास चीजें हो रही हैं उनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ये आपका पिक्चर की फॉर्म में, वीडियो की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में ये हो सकते हैं। तो अलग अलग जो चरण हैं अधिगम के उनको रिकॉर्ड किया जाता है पोर्टफोलियो के द्वारा। तो वो जो एल्बम है उसमें बहुत सारे फोटो क्लिक हुए होंगे, उनमें से कुछ 100, 200, 500 फोटोज उस एल्बम में होंगे, या वीडियो बहुत सारी फुटेज बनी होगी। यानी बच्चा एक्टिविटी तो बहुत सारी करता है, सारी एक्टिविटीज नहीं, बट जो जरूरी है या अलग अलग चरणों को दर्शाती हैं, ओवरऑल प्रोसेस को बताती हैं बच्चे की, और जो भी उसके बारे में विशेष चीजें हैं, किस चीज में वो अच्छा है, क्या है, वो सारी चीजें पोर्टफोलियो में होती हैं। और जैसे लोग मॉडलिंग के लिए जाते हैं तो अच्छे अच्छे फोटो खिंचवाते हैं, तो उस तरह से अचीवमेंट को यहाँ शामिल किया जाता है। ठीक, क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? नहीं है। चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट है कि मान लीजिए अच्छा बच्चे के बिहेवियर या सोशल लर्निंग में वो कैसा है, तो अच्छा ठीक जवाब दिया, चलो इसमें चेक लगा देते हैं, नहीं इस चीज में अच्छा है तो क्रॉस, या फिर मतलब जो जो चीजें उसमें हैं, जो जो विशेषताएं हैं, जिस भी एस्पेक्ट में आप उसको चेक कर रहे हैं उसमें तो टिक करेंगे या तो ब्लैंक छोड़ेंगे या क्रॉस लगाएंगे। अगर हम बात करें रेटिंग स्केल की, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 बच्चा बोलने में कैसा है, बच्चा दूसरों के साथ बिहेवियर में कैसा है, तो आप इस पे 5.5 रेट कर रहे हैं। पिज्जा भी मंगाते हैं तो वो रेटिंग स्केल मांगता है ना आजकल, तो स्विगी, जोमेटो और सारे ही जितने भी जगहें हैं फीडबैक देते हैं, तो रेटिंग स्केल पे आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितना रेट करेंगे किसी बिहेवियर को। एक चीज होती है सोशियोमेट्री, कि बाकी बच्चों को कितना पसंद करते हैं या उनके साथ व्यवहार कैसा है, समाजमिति विधि कहते हैं इसको। जब हम मॉनिटर्स चूज कराते थे तो कहते थे कितने लोग वोट करेंगे इसको, तो जिसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं, वो सोशियोमेट्री विधि का उदाहरण है कि बाकी बच्चों के साथ रिलेशन बच्चे के कैसे हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, रेटिंग स्केल की, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होते हैं, शॉर्ट में, कम शब्दों में, कुछ लाइंस में कोई एक घटना हुई, बच्चे ने दूसरे बच्चे का सर फोड़ दिया, मतलब जो कि नहीं फोड़ना चाहिए, कुछ और हो गया इस तरह का, कोई विशेष घटना हुई, किस दिन कोई बात हुई, तो वो इंसिडेंट्स होते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में। इंटरव्यू में तो आप बच्चे से डायरेक्ट Q&A कर ही सकते हैं। विश्वकर्मा प्रसाद कह रहे हैं, नमस्ते मैम, बिहार आरा से हूं मैम, फॉर लर्निंग में सेल्फ असेसमेंट हो सकता है क्या, जब ऑप्शन में फॉर लर्निंग और एज लर्निंग दोनों हो? थैंक्स अलॉट। तो फॉर लर्निंग में एज लर्निंग, यार इसका पार्ट एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, बट अगर ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप फॉर लर्निंग लगा सकते हैं, क्योंकि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग हो रहा है ना। ये अपने आप में अलग टाइप है अगर वैसे आप देखेंगे तो, बट हाँ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग ही होता है एज लर्निंग भी, तो जरूरत पड़े, मजबूरी आ जाए तो वैसा भी आप कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, आप आरा से हैं विश्वकर्मा। चलिए, अब आज आपका कोई डाउट हो किसी भी बात को लेके, क्योंकि जितना भी जरूरी बातें हो सकती हैं, अदरवाइज तो ये साल भर कोर्सेज चलते हैं, हम लोग कितने लंबे लंबे डिस्कशंस करते हैं, तब जाके इस बात का निष्कर्ष निकल पाता है। बट कोशिश की है कि जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हैं डिटेल में जाकर के इन मैराथन्स के थ्रू आप तक पहुंच पाए। सीडीपी या पेडागोजी का बहुत बड़ा हिस्सा अब आपका कंप्लीट होता है। ये वाला सेशन ही आपको लगभग हर सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। फिर हम लैंग्वेज का या बाकी मैराथन्स करेंगे, एक बार डेट अनाउंस हो जाए फिर करेंगे। इस बीच परसों आपकी ऑफलाइन क्लास है, कल हम या तो प्याजे वाइगोस्की पे क्वेश्चंस करेंगे, या फिर हो सकता है कि हम मेटाकॉग्निशन, मेमोरी और टाइप्स ऑफ प्ले पे कुछ डिस्कशन करते हैं। बट बहुत दिन से डिस्कशन हो रहा है तो क्वेश्चंस करेंगे कल, वो भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस किए बिना नहीं जा सकते। पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें, ये आप पढ़ सकते हैं, ये नोट्स फ्री हैं, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। पोर्टफोलियो एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों को, यानी वो अलग अलग एरियाज में श्रेणीबद्ध तरीके से, ये एक क्लास से दूसरी क्लास में भी ट्रांसफर हो जाती है, एकत्रित रखा जाता है। क्या उपलब्धियां हैं, क्या कमियां हैं, सभी चीजों को इसमें हम संजो के रखते हैं, स्पेशली विशेषताओं को। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए अपना। कोई और बात हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, पहले मैं देख लेती हूँ आप लोगों के अब कमेंट्स। आज के लिए इतना ही रखेंगे। जो भी हमने पढ़ा है इसमें, उन चीजों को अगर आप 2 बार रिवाइज भी कर लें, नोट्स ही पढ़ लें जो आपको दिए हैं, इनफ हो जाएगा। एक इन लर्निंग होता है बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बुक्स के बीच में कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछ के बता दिए जाते हैं। स्तुति कह रही है मत पढ़ाओ, बातें कर लो। अच्छा ठीक है,
देखिएगा क्वेश्चंस हाँ कराएंगे, क्वेश्चन भरपूर करा देंगे यार, मॉक वॉक भी करा देंगे, डोंट वरी। एग्जाम डेट कब तक आएगी? 2-4 दिन में पता लग जाना चाहिए। अगर 16 के बाद होना है, अगर 20 तक होना है तो मतलब 1 हफ्ता पहले आ जाएगी, तो 12 तक मुझे लगता है कि आ जानी चाहिए एग्जाम डेट। बाकी लेट्स सी, रिवाइज कीजिए मल्टीपल टाइम्स, सिर्फ ऑनलाइन पेपर्स को रिवाइज कर ली, मतलब वो कर लीजिए प्रैक्टिस, और जो कॉन्सेप्ट है उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। ठीक है चंदन, चलिए टेक केयर, बाय बाय। पोल वाली दीदी मजे में लेटी हुई है, वो ऐसे रजाई वजाई ओढ़ के, इतनी गर्मी लग रही है मुझे, ये मैं उतार नहीं पा रही हूँ कि चेन फंस गई है। अदरवाइज मैडम तो भाई साहब इतनी मोटी जैकेट पहन के, और ये तो है भी नहीं मोटी, और प्रॉपर ब्लैंकेट ओढ़ के, खाना पीने का सामान लेके, कि अब देखो यहाँ मुशायरा चलेगा, और हिमांशी 2-3 घंटे तो चलेगा ही मुशायरा, लेट जाए अपना और चैटिंग वैटिंग कर लें, जिसको मन करे उसको रिप्लाई कर लें, और फिर कहते हैं मम्मी से बात कर रही हैं। तो होता है, क्या कर सकते हैं, सबका अपना अपना क्या कहते हैं उसको, बड़े लोग नसीब है। कुछ लोगों की मौज है, कुछ लोगों की ज्यादा मौज है, जैसे कि हम। चलिए खैर, रेसिप्रोकल टीचिंग होता है वाइगॉस्की, इसके बारे में बात करते हैं कि बच्चे टीचर से सीख रहे हैं, टीचर बच्चे से सीख रहा है, क्वेश्चनिंग हो रही है, प्रेडिक्शन हो रहा है, समराइज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। वाइगॉस्की इसकी बात कर रहे हैं। जी बताइए, कुछ कहना चाहती हैं? मिलना चाहती हैं सबसे? नहीं, वो नहा धो के नहीं आई है, कल मिलेंगी। अब ये आपको ऑफलाइन क्लास में मिलेंगी अब, ठीक है। टेलीग्राम पर नोट्स नहीं है। अरे कैसे नहीं है रूपा, कौन से टेलीग्राम पे जुड़ गए हो? फेक टेलीग्राम पे जुड़ गए हो क्या? है टेलीग्राम लेट्स लर्न स्क्वाड, 7-7.5 लाख लोग हैं, किसी भी फेक चैनल से जुड़ेंगे तो वो तो पैसा भी मांग लेंगे, नोट्स भी नहीं देंगे, और देंगे तो पूरा नहीं देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ये है लेट्स लर्न स्क्वाड, 7.5 लाख के आसपास लोग हम लोग जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में भी आपको मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके पहुंच जाओ डायरेक्ट, और वहां से डाउनलोड कर लो। वहां सीडीपी के नोट्स हैं, हिंदी के नोट्स हैं, इंग्लिश के नोट्स हैं, पुराने इंग्लिश मीडियम के ईवीएस के भी नोट्स हैं, बट ईवीएस के फ्रेश नोट्स आपको जल्दी ही मिल जाएंगे, और मैथ्स पेडागोजी के भी। चलिए, आपको दिए थे प्रूफ रीड करने के लिए, क्या हुआ उनका? मैथ्स पेडागोजी के प्रूफ रीड करने के लिए। क्या सोती रहती हो? धीरे बोलो, धीरे, हमको सबको नहीं सुनना है। हाँ बताओ, कानों से आवाज निकल गई हमारे। हाँ बताओ। कोई बात नहीं, होता है, ये कमेंट पढ़ के कहीं और ही चली गई हैं। चलिए ध्यान रखिए अपना, कल मिलेंगे 9 बजे। कल यार मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, हो सकता है कल छुट्टी हो जाए, और हो सकता है कि हम क्लास आपकी रख लें। संडे को कोशिश रहेगी कि जो ऑफलाइन क्लास है उसको लाइव भी चलवा दे, बट उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, बातें होती है, Q&A होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो खैर चलिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का। कोई बात हो, आप अपने जो भी विचार हैं, फीडबैक है, जो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। परसों मिलते हैं ऑफलाइन क्लास के अंदर, और जो लोग KVS बैच में एनरोल करेंगे एक वो बिल्कुल कर सकते हैं, जिनको अभी डेमो क्लास देख के करना है वो तब भी कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कहें आपसे, पेडागोजी स्पेशल भी सिर्फ KVS के लिए निकला हुआ है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।